अ वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन गाइस, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग चैप्टर नंबर 1 पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अगर आपने इंट्रोडक्शन क्लासेस किया होगा तो वहां हम लोग सीखे थे लॉ का मतलब क्या होता है। रिमेंबर द इंट्रोडक्शन क्लासेस टू लॉ। टेल मी व्हाट इज लॉ। लॉ के अंदर क्या क्या आता है? नंबर 1 एक्ट, नंबर 2 रूल्स, नंबर 3 ऑर्डिनेंस, रेगुलेशन, बाईलॉज, जजमेंट, ऑर्डर ऑफ द कोर्ट, है ना। अच्छा एक बात बताओ, जो एक्ट बोला, एक्ट कौन पास करता है? एक्ट कौन बनाता है? पार्लियामेंट, ठीक है। फिर उसके बाद रूल्स कौन बनाता है? गवर्नमेंट। रेगुलेशन कौन बनाता है? रेगुलेटरी बॉडी। जब खुद के लिए बनाता है तो उसको क्या बोलते हैं? बाई लॉज। दूसरों को रेगुलेट करने के लिए बनाता है तो रेगुलेशन, ठीक है। और जो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट का जजमेंट आता है, ऑर्डर। और इमरजेंसी में जब कुछ लॉ बनाना है, व्हेन बोथ द हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट आर नॉट इनटू फंक्शन, ऑर्डिनेंस। तो आपको पता है लॉ क्या होता है। तो आज हम लोग बेसिकली सीखने वाले हैं, 3 विंग्स होता है। एक होता है लेजिस्लेटिव बॉडी, एक होता है एग्जीक्यूटिव बॉडी, एक होता है जुडिशियल बॉडी, ठीक है। वापस से मेरे को बताओ, देयर आर 3 विंग्स ऑफ द लॉ। व्हाट आर द नेम ऑफ द 3 विंग्स ऑफ द लॉ? नंबर 1 बोलो। एक होता है लॉ मेकिंग बॉडी। सबसे पहले क्या होता है बताओ? लॉ मेकिंग बॉडी। अभी कुछ लिखना नहीं है, आई विल मेक यू राइट एवरीथिंग, खाली अभी समझने में फोकस करो। एक होता है बताओ क्या? लेजिस्लेटिव बॉडी। फिर एक क्या होता है मेरे को बताओ? एग्जीक्यूटिव बॉडी। और एक क्या होता है मेरे को बताओ? जुडिशियल बॉडी। देयर आर 3 विंग्स ऑफ लॉ। एक लॉ बनाता है, एक लॉ को एग्जीक्यूट करता है, और एक क्या करता है? जजमेंट वगैरह सुनाता है अगर लॉ को प्रॉपर्ली आपने क्या किया? एग्जीक्यूट नहीं किया, है ना। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर, हाई कोर्ट का ऑर्डर, तो ये सब हम लोग कहां पे पढ़ेंगे? जुडिशियल बॉडी में। अभी हम लोग क्या पढ़ने वाले? लेजिस्लेटिव बॉडी। लेजिस्लेटिव बॉडी का मतलब क्या हुआ? लॉ मेकिंग पावर। किसको लॉ मेकिंग पावर दिया गया है बताओ? Who has been given the law making power? पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। सुनना ध्यान से, जितने भी लॉ मेकिंग पावर है ना, ये कहां से डिराइव होता है? इट इज डिराइव फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। लॉ मेकिंग पावर चाहे पार्लियामेंट का हो, चाहे लेजिस्लेटिव असेंबली का हो, ये जितने भी लॉ मेकिंग पावर है कहां से डिराइव होते हैं बताओ? फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में लिखा हुआ है किस मैटर के ऊपर लॉ यूनियन बनाएगा, किस मैटर के ऊपर लॉ स्टेट बनाएगा। विच मीन्स लॉ मेकिंग पावर हैज बीन डिवाइडेड इनटू 3 लिस्ट। लॉ मेकिंग पावर को कितना लिस्ट में डिवाइड किया गया है बताओ? 3 लिस्ट में डिवाइड किया गया है। एक बोला है यूनियन लिस्ट, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? यूनियन लिस्ट को बताओ क्या बोलते हैं? सेंट्रल लिस्ट भी बोल सकते हैं। फिर एक होता है क्या? स्टेट लिस्ट। इंट्रोडक्शन में सब पढ़ाया है मैंने। फिर और एक क्या होता है बताओ? कॉन्क्रीट लिस्ट बोलो, कंबाइंड लिस्ट बोलो, या क्या बोलो? ज्वाइंट लिस्ट। यानी यूनियन लिस्ट के ऊपर जितने भी मैटर्स है उसमें लॉ बनाने का पावर किसको दिया गया है बताओ? सेंट्रल को। उसमें लॉ कौन बनाता है? पार्लियामेंट। उसमें लॉ मेकिंग बॉडी कौन है बताओ? पार्लियामेंट। लेकिन जो स्टेट के सब्जेक्ट मैटर है उसमें लॉ मेकिंग पावर किसके हाथ में दिया गया है बताओ? स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। आपने सुना होगा लेजिस्लेटिव असेंबलीज के बारे में, तो वहां कौन लॉ बनाता है? स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। अब एक बात बताओ, जो लेजिस्लेटिव असेंबली कानून बनाएगा वो पूरे भारत के ऊपर, पूरे इंडिया के ऊपर एप्लीकेबल होगा कि इट विल रिमेन एप्लीकेबल ओनली टू अ पर्टिकुलर स्टेट फॉर विच इट हैज बीन एनफोर्स्ड? फॉर एग्जांपल, गिव मी सम एग्जांपल फॉर दैट। फॉर एग्जांपल मान लो ममता बनर्जी, ठीक है, द चीफ मिनिस्टर। अब यहां पर मान लो उसको अलग से एक स्टेट का, वेस्ट बंगाल का पोल्यूशन एक्ट बनाना है, तो अलाउड है कि नॉट अलाउड है? अलाउड, क्योंकि पोल्यूशन का जो मैटर है दैट इज अ एंट्री ऑफ अ स्टेट लिस्ट। लेकिन मान लो दीदी बोल रही है कि नहीं, हमको भी अपना खुद का कंपनीज एक्ट बनाना है, हम ये कंपनीज एक्ट 2013 क्यों फॉलो करें? हम ये फॉलो नहीं करेगा, हम अपना एक्ट बनाएगा खुद। समझ में आ रहा है? बंगाल का अलग से कंपनीज एक्ट बनाएगा। अलाउड कि नॉट अलाउड? नॉट अलाउड, क्योंकि कंपनीज एक्ट इज अ सब्जेक्ट मैटर ऑफ यूनियन लिस्ट जो पार्लियामेंट बनाएगा। और एक बार पार्लियामेंट ने बनाया, उसका रूल्स कौन नोटिफाई करेगा? सीजी। एंड दैट इज एप्लीकेबल फॉर एंटायर इंडिया, होल ऑफ इंडिया। वो सबको मानना पड़ेगा क्या? हाँ, वो होल ऑफ इंडिया को मानना पड़ेगा। फिर वैसे ही स्टेट लिस्ट को और भी बहुत सारा मैटर्स है जो मैंने आपको बताया था। बताओ एक दो एग्जांपल स्टेट लिस्ट का मैटर। चलो ज्वाइंट लिस्ट का एक मैटर का एग्जांपल बताओ। साइबर लॉ। साइबर लॉ तो वो था कि मतलब बाद में बनाया, उसमें यूनियन लिस्ट का पावर है। कंबाइंड लिस्ट मैंने पूछा, ज्वाइंट, जहां दोनों को लॉ मेकिंग पावर है। स्टैम्प ड्यूटी, ठीक है, लॉ रिलेटिंग टू क्या बताओ? स्टैम्प ड्यूटी। स्टैम्प वगैरह के बारे में सुना है? स्टैम्प ड्यूटी वगैरह लगता है ना, कितना सारा डीड होता है, अलग अलग स्टैम्प ड्यूटी लगता है। तो जो स्टैम्प का लॉ है ना, वो कौन बनाता है? दोनों जन मिलकर। पोल्यूशन वगैरह का लॉ है, या फिर व्हीकल एक्ट। व्हीकल एक्ट अलग से सेंट्रल का होगा कि स्टेट का होगा? स्टेट वाइज बनता है। समझ में आ रहा है? व्हीकल एक्ट इज क्या? इज अ सब्जेक्ट मैटर ऑफ अ स्टेट लिस्ट। लेकिन इनकम टैक्स एक्ट, जीएसटी एक्ट, यूनियन सेंट्रल। इनकम टैक्स एक्ट के अलग से स्टेट लोग सब बनाएंगे अपना अपना, वो तो किसका मैटर है? यूनियन का, जो कौन बनाएगा? पार्लियामेंट ऑफ इंडिया।
क्लियर है? तो लॉ मेकिंग पावर कहां से डिराइव हुआ है? अच्छा, ये जो डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है किस लिस्ट में कौन लॉ बनाएगा, ये बात कहां पे लिखा है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो जितना भी लॉ मेकिंग पावर है वो कहां से डिराइव हुआ है? भारत का संविधान, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने लॉ मेकिंग पावर को डेलीगेट कर दिया है अलग अलग लिस्ट में, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, ज्वाइंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट में वो सारे सब्जेक्ट मैटर है जिसमें लॉ बनाने का पावर दिया गया है पार्लियामेंट को। स्टेट लिस्ट में वो सारे मैटर है जहां पे लॉ बनाने का पावर दिया गया है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को। ज्वाइंट लिस्ट में वो सारे मैटर है जहां लॉ बनाने का पावर दिया गया है दोनों को मिलाकर। सेंट्रल एंड स्टेट बोथ टुगेदर कैन फॉर्मुलेट द लॉ। एन एग्जांपल इज व्हाट? लॉ रिलेटिंग टू द स्टैम्प ड्यूटीज, स्टैम्प एक्ट। आर वी थ्रू विद दिस? ये सब आपको याद होगा, इंट्रोडक्शन क्लासेस में मैंने पढ़ाया था, ठीक है? तो अब वापस से मैम आप क्यों पढ़ा रहे हैं? क्योंकि अलग से एक चैप्टर है, चैप्टर नंबर 1 बोलकर, जिसमें से एग्जाम्स में 5 मार्क्स का मिनिमम आएगा ही आएगा, और बहुत इजी है, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस आएगा जो हम लोग आज करने वाले हैं। तो अभी बताओ, ये लॉ मेकिंग पावर आपको समझ में आया कैसे होता है? अब सुनना, पूछता है एग्जाम में कि जो इंडिया है ना, 2 चीज होता है, एक होता है यूनिटरी और एक होता है फेडरल, ठीक है? एक क्या होता है मेरे को बताओ? कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है या तो यूनिटरी होता है या क्या होता है? फेडरल। तो आपको क्या लगता है, इंडिया इज कॉल्ड एज अ फेडरल स्टेट कि यूनिटरी बोला गया है? फेडरल। इनफैक्ट पता है इंडिया को प्रॉपर्ली फेडरल भी नहीं बोला जाता है, इंडिया को पता है क्या क्या बोला जाता है? क्वासी फेडरल। इंडिया इज ऑल्सो कॉल्ड एज व्हाट? क्वासी फेडरल। व्हाट इज दिस फेडरल? फेडरल का मतलब क्या होता है? एक ऐसा कंट्री जहां लॉ मेकिंग पावर हैज बीन डिवाइडेड बिटवीन सेंट्रल एंड द स्टेट। क्या इंडिया में आपको क्या लगता है खाली सेंट्रल के पास पावर है लॉ बनाने का? कि आपको नहीं लगता लॉ मेकिंग पावर हियर इज डिवाइडेड बिटवीन क्या? सेंट्रल एंड द स्टेट। लेकिन फिर इसको क्वाजी क्यों बोल रहे हैं, प्योर फेडरल क्यों नहीं बोल रहे हैं? पता है आपको फेडरल का मतलब 2 गवर्नमेंट भी होता है। कि आपको इंडिया में 2 गवर्नमेंट दिखाई देता है? बोलो, इंडिया में तो एक ही गवर्नमेंट का राज चल रहा है। तो इन दैट केस इसलिए हम लोग उसको क्या बोलते हैं? क्वासी फेडरल। क्या बोलते हैं बताओ? क्वासी फेडरल। और यूनिटरी मतलब क्या होता है? जो नियरली मतलब हो गया जहां पे किंग वगैरह रहते हैं, यूनिटरी वैसा होता है। तो वो तो है नहीं ना कहीं पे भी। अभी हर जगह क्या आ गया बताओ? डेमोक्रेसी आ गया है। तो जहां पे ऐसा कंट्री जहां पे लॉ मेकिंग पावर को डिवाइड कर दिया गया है स्टेट और यूनियन में, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फेडरल। और वहां गवर्नमेंट भी 2 होगा, लेकिन इंडिया में गवर्नमेंट 2 नहीं है, एक ही है। सो दैट इज व्हाई हम लोग उसको प्योर फेडरल नहीं बोलते। क्या बोलते हैं बताओ? क्वासी फेडरल। इंडिया इज रिगार्डेड एज व्हाट? क्वासी फेडरल। क्लियर है यहां तक? अच्छा, एक बात बताओ, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कब ड्राफ्ट हुआ? 1950? 1950 में इफेक्टिव हुआ, 1949 में हुआ, 1950 में इफेक्टिव हुआ। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एनफोर्स कब से हुआ, लागू कब से हुआ? 1950। आजादी कब मिला? 1947। तो मैम उसके पहले क्या कोई कानून नहीं था क्या? बताओ, उसके पहले था। उस समय पता है पहले के टाइम ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिशर्स का रूल हुआ करता था। जीओआई एक्ट बोलकर एक एक्ट था, बताओ क्या? जीओआई एक्ट। अभी आप सुनते हो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के बारे में, फिर उसके बाद यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, अलग अलग एक्ट है, आईटी एक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, जीएसटी एक्ट है, अलग अलग लॉ के बारे में पढ़ते हो। बट अगर हम लोग इंडिपेंडेंस के पहले का बात करें, प्री इंडिपेंडेंस, तो एक एक्ट था, उस एक्ट का नाम क्या था बताओ? जीओआई, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। बोलो मेरे संग, गवर्नमेंट ऑफ। 1935 में पास हुआ था। कब पास हुआ था बताओ? अब एक बात बुद्धि लगाकर बताओ, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कौन पास किया होगा बताओ? हु मस्ट हैव डेफिनेटली पास दिस? यूके। यूके रहेगा ना, ब्रिटिशर्स लोग का टाइम था ना, तो यूएस मत बोल देना। ब्रिटिशर्स लोगों ने हमारे पे राज किया है, यानी वो कौन हो गए? यूएस की यूके हो गए, यूके। समझ में आ रहा है? तो उस समय एक एक्ट था, जिस एक्ट का नाम क्या था बताओ? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। बोलो क्या था एक्ट का नाम? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, 1935, पास बाय द पार्लियामेंट। लेकिन इंडिया का पार्लियामेंट की यूके का पार्लियामेंट? यूके का पार्लियामेंट। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया तो अभी आया है 1950 में। इसके पहले कौन था जो कि पूरा रूल्स वगैरह के बारे में गवर्न करता था? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। सो देयरफॉर जीओआई एक्ट इज आल्सो कॉल्ड एज अ प्रीकर्सर ऑफ द सीओआई। प्रीकर्सर मतलब प्रेडिसेसर। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का प्रेडिसेसर कौन है बताओ? हु इज द प्रेडिसेसर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। अभी आपको पता है हमारे कंट्री में सबसे एपेक्स सुप्रीम कोर्ट, एपेक्स कोर्ट कौन है? सुप्रीम कोर्ट। एपेक्स कोर्ट ऑफ इंडिया कौन है? सुप्रीम कोर्ट। और चीफ जस्टिस आपको पता है कौन है? हु इज द चीफ जस्टिस? जजों का भी जज, जो पूरा जो जुडिशियल, पूरा जुडिशियरी सिस्टम जिसके हाथों में है, वो कौन है? चीफ जस्टिस। समझ में आ रहा है? चीफ जस्टिस के हाथ में है ना। तो पहले सुप्रीम कोर्ट थोड़ी हुआ करता था बाबा, पहले फेडरल कोर्ट हुआ करता था। जब जीओआई एक्ट रूल कर रहा था ना 1935 में, सुप्रीम कोर्ट वाज नॉट देयर इनटू एग्जिस्टेंस। तब क्या था मैम? फेडरल कोर्ट। तब ये सारा जजमेंट, प्रोनाउंसमेंट कौन सुनाता था बताओ? फेडरल कोर्ट। ठीक है, याद रहेगा? तो सीओआई की जगह पहले क्या था? जीओआई। और सुप्रीम कोर्ट की जगह पहले क्या था? फेडरल कोर्ट। तो ये जो फेडरल कोर्ट है अप्रोक्सीमेटली, अभी तुमको पता है इंडिया इज अ लैंड ऑफ अपील, तुम देखोगे मिलियन एंड मिलियंस ऑफ केसेस आर पेंडिंग, बट ये फेडरल कोर्ट 151 केसेस को हैंडल किया था। खाली कितना?
मात्र 151 केसेस को हैंडल किया था, और वो भी 151 केसेस 12 साल में। 12 years तक रफली फेडरल कोर्ट रहा इनटू एग्जिस्टेंस एंड इट हैज हैंडल्ड हाउ मेनी केसेस? 151. लेटर ऑन इट गॉट रिप्लेस्ड बाय द एपेक्स कोर्ट ऑफ इंडिया, दैट इज द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। तो मैम ये फेडरल कोर्ट क्या करता था, खुद सोच के बताओ। हमारे यहाँ इंडिया में सिविल लॉ के लिए अलग से कानून है, अलग से कोर्ट है, सिविल कोर्ट। क्रिमिनल लॉ अलग से है, आपने सुना है सीपीसी और सीआरपीसी के बारे में, क्रिमिनल कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, और एक कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, और एक आईपीसी इंडियन पीनल कोड। तो पहले ये सब थोड़ी हुआ करता था बाबा, तो तुमको समझ में आ रहा है? ये सारे जो चीज है इसको हैंडल कौन करता था? हु वाज सपोज टू इंप्लीमेंट, की ठीक से जजमेंट अनाउंसमेंट वगैरह दिया जा रहा है कि नहीं? अभी तो बोला कौन सा कोर्ट? फेडरल कोर्ट। कौन देखता था बताओ? तो फेडरल कोर्ट चाहे सिविल मैटर हो चाहे क्रिमिनल मैटर हो, दोनों को देखता था। क्या? हाँ, सिविल मैटर का एक एग्जांपल दो, एक सिविल ऑफेंस का एग्जांपल दो, सिविल ऑफेंस का एग्जांपल दो। फॉर एग्जांपल मेरे और इसके बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, इसने मेरे कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच किया, तो ये क्या चीज का एग्जांपल हो गया? सिविल ऑफेंस। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्जांपल ऑफ व्हाट? सिविल ऑफेंस। ये इसका मर्डर करके आई है, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ क्या? क्रिमिनल ऑफेंस। तो चाहे सिविल ऑफेंस हो चाहे क्रिमिनल ऑफेंस हो, दोनों का ट्रायल को एग्जीक्यूट कौन करता था? फेडरल कोर्ट। कौन एग्जीक्यूट करता था बताओ? फेडरल कोर्ट। और तो और इसका एडवाइजरी पावर भी था। तुमको पता है पहले के ब्रिटिशर्स के टाइम में गवर्नर जनरल सिलेक्ट हुआ करते थे, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। गवर्नर जनरल सुना है तुमने? लॉर्ड माउंटबेटन का नाम सुना होगा, गवर्नर जनरल होते थे ना पहले। तो गवर्नर जनरल को एडवाइस भी कौन करता था? फेडरल कोर्ट। याद रहेगा? तो क्रिमिनल ऑफेंसेस हो या सिविल ऑफेंसेस हो, उसका ट्रायल, उसका एग्जीक्यूशन कौन करता था? फेडरल कोर्ट। नॉट ओनली दिस, वो गवर्नर जनरल को क्या करता था? एडवाइस भी करता था। याद रहेगा? तो फेडरल कोर्ट का पावर बताओ क्या क्या है? एडवाइजरी है, अपीलेट केसेस को डील करना है। अब अपीलेट में क्या क्या आएगा? सिविल केसेस एज वेल एज क्रिमिनल केसेस। और एडवाइजरी में किसको एडवाइस करेगा बताओ? एडवाइज द गवर्नर जनरल इन द मैटर्स ऑफ पब्लिक ओपिनियन। टोटल कितने ईयर्स तक फेडरल कोर्ट ऑपरेट किया है? 12 साल। और कितना केसेस हैंडल किया है? 151 केसेस। फिर फाइनली 1950 में कौन ड्राफ्ट हो गया बताओ? कौन एनफोर्स हो गया? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इसलिए तो आप लोग क्या मनाते हो? 26 जनवरी, 26 ऑफ जनवरी, रिपब्लिक डे जिसको आप प्यार से बोलते हो। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? अब देखो, लॉ मेकिंग पावर को 3 लिस्ट में डिवाइड किया, सेंट्रल, स्टेट, ज्वाइंट। इनकम टैक्स क्या चीज का मैटर है बताओ? सेंट्रल। स्टैम्प ड्यूटी, लेवी ऑफ स्टैम्प ड्यूटी क्या चीज का मैटर है? बोथ बोला था ना, बोथ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट हैव लॉ गवर्निंग द लेवी ऑफ द क्या? स्टैम्प ड्यूटी। कोई दिक्कत है? एक बात बताओ, लॉ मेकिंग प्रोसेस हम लोग कर चुके हैं कि नहीं कर चुके हैं? सबसे पहले बिल प्रपोज होता है, लोकसभा में इंट्रोड्यूस होता है, लोकसभा पास कर दिया, राज्यसभा में गया, राज्यसभा पास कर दिया, प्रेसिडेंट के पास गया, प्रेसिडेंट ने असेंट दे दिया, साइन कर दिया, इट बिकम्स एन एक्ट। फिर उसको ऑफिशियल गैजेट में पब्लिश कर दिया एंड इट बिकम्स इफेक्टिव फ्रॉम द डेट मेंशन्ड इन द क्या? एक्ट। जिस दिन से वो इफेक्टिव होगा ऑफिशियल गैजेट में। याद है? ये सब मैंने पढ़ाया था और पूरा एकदम प्रैक्टिकली मैंने तुमको दिखाया था पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन से। याद आ रहा है? तो अब एग्जाम में अगर पूछेगा कल को प्रोसेस ऑफ मेकिंग लॉ एक्सप्लेन करो, इसको क्या लर्न करके लिखोगे आप? आपको ऑलरेडी आता नहीं है? देखो क्या बोला है, सबसे पहले लॉ प्रपोज होता है पार्लियामेंट में, उसको हम लोग बिल बोलते हैं। फिर डिस्कशन होता है, डिबेट होता है, फिर लॉ को कहाँ पास, बिल को कहाँ पास किया जाता है? लोकसभा। फिर कहाँ पास किया जाता है? राज्यसभा। फिर कहाँ भेजा जाता है? प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट ने असेंट दे दिया, फिर कहाँ चला गया? ऑफिशियल गैजेट, भारत का राजपत्र। मैंने दिखाया भी था वेबसाइट भी खोलकर, e-gazetted.gov.in। याद आ रहा है ये सब? फिर उसको नोटिफाई कर देते हैं हम लोग ऑफिशियल गैजेट में इफेक्टिव डेट से, एंड इट इज कॉल्ड एज क्या? एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट। कुछ भी अभी तक ऐसे लगा नया सीखा है अपार्ट फ्रॉम जीओआई एक्ट? अब ये सब थ्योरेटिकल है कि नहीं बताओ? ये तो तुमको लर्न करना पड़ेगा। जीओआई एक्ट कब पास हुआ? 1935 में। 1937 में क्या एस्टैब्लिश हुआ? फेडरल कोर्ट। फेडरल कोर्ट को भी कौन रिप्लेस कर चुका है? सुप्रीम कोर्ट। और जीओआई एक्ट को कौन रिप्लेस कर चुका है? सीओआई, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। फेडरल कोर्ट कितने साल तक एग्जिस्टेंस में था? 12 साल। कितना केसेस को रफली हैंडल किया? 151 केसेस। क्या क्या केसेस को हैंडल करता था? क्रिमिनल केसेस, सिविल केसेस, एज वेल एज, और क्या देता था? एडवाइजरी। एडवाइजरी किसको देता था? टू द गवर्नर जनरल इन रिलेशन टू पब्लिक मैटर्स। पर्सनल मैटर के लिए थोड़ी इसको देगा, ये थोड़ी बताएगा किससे शादी करना है। पब्लिक ओपिनियन ना, इंडिया को कैसे चलाना है, उसके मैटर्स में देता था। क्लियर है क्या यहाँ तक? लॉ मेकिंग प्रोसेस इज ऑल्सो ओवर। अब दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पेपर में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। इंडिया में, इंडिया के लीगल सिस्टम में व्हाट आर द टाइप्स ऑफ लॉ? ऑलरेडी मैंने अभी आपको बोला, सिविल लॉ होता है, क्रिमिनल लॉ होता है, फिर एक होता है कॉमन लॉ और एक होता है प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। बोलो मेरे संग, सिविल लॉ, क्रिमिनल लॉ, कॉमन लॉ, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। मैम सिविल लॉ क्या होता है वो बताइए? सिविल लॉ क्या होता है बताओ? सिविल लॉ किसको डील करेगा? सिविल मैटर्स को।
क्रिमिनल लॉ किससे डील करेगा? क्रिमिनल मैटर। चलो पहले सीआरपीसी डिस्कस करते हैं। क्रिमिनल मैटर्स, इतनी बार मेरे मुंह से आईपीसी का नाम सुनो, इंडियन पीनल कोड सुनो ना, इंडियन पीनल कोड। राइट नाउ इंडियन पीनल कोड हैज बीन रिप्लेस्ड बाय भारतीय न्याय संहिता। पढ़ाया था ना मैंने आपको, सीआरपीसी को भी रिप्लेस कर दिया गया, सब नया नया एक्ट आ गया ना, रिपील हो गया, बट अभी तक ये इफेक्टिव नहीं हुआ है। तो इंडियन आपके बुक में भी ना नया एक्ट का नाम नहीं दिया, पुराने एक्ट का नाम दिए, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं क्रिमिनल केसेस का, तो क्रिमिनल केसेस जो जितना भी क्रिमिनल नेचर क्या होता है, कौन बताएगा ये चीज क्राइम है? नेचर ऑफ द क्राइम। अच्छा ये क्राइम हो गया, इसका पनिशमेंट क्या होगा इसके लिए, फिर ये पनिशमेंट को एग्जीक्यूट करने के लिए, एनफोर्स करने के लिए आप क्या क्या एक्शंस ले सकते हो, ये सब कौन गवर्न करेगा बताओ? एक तो इंडियन पीनल कोड 1860 और एक बोला सीआरपीसी। सीआरपीसी क्या होता है? कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर। बोलो मेरे संग क्या? कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। सिविल तो सिविल लॉ को देखेगा ना, ये क्या हो गया? कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। तो दो ठो एक्ट है जो क्रिमिनल लॉ बनाता है, एक है आईपीसी, कितनी बार नहीं सुना इस पर, आईपीसी इंडियन पीनल कोड 1860, और एक क्या है? सीआरपीसी। सीआर किसके लिए? क्रिमिनल। तो कोड ऑफ कौन सा प्रोसीजर? क्रिमिनल प्रोसीजर 1973। बोलो मेरे संग, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973, और एक क्या बोला? इंडियन पीनल कोड 1860। इन लोग किसके बारे में डिस्कस करते हैं बताओ? दे टॉक अबाउट क्या क्राइम क्या होता है, उसका नेचर क्या है, पनिशमेंट क्या है, और पनिशमेंट को एग्जीक्यूट कैसे करेंगे। कैन यू गिव मी सम एग्जांपल ऑफ क्रिमिनल ऑफेंसेस? किसी का मर्डर करना, थेफ्ट, फ्रॉड, रेप करना, चीटिंग, असॉल्ट। असॉल्ट मतलब समझते हो? बीट करना किसी को जोर जोर, भयानक वाला, हाँ, बैटरी से भी ऊपर होता है असॉल्ट। फिजिकली इंजुरी करना। तो तुमको पता है कभी भी मान लो तुम कहीं पे तुम चोरी किए, थेफ्ट किए, और तुमको पुलिस पकड़ के ले गया, अब पुलिस अगर तुमको डंडा मार रहा है ना, दैट इज नॉट अलाउड, दैट इज अ क्राइम। पुलिस डंडा नहीं मार सकता। तुम मूवीज में देखते हो डंडा मार मार के पूरा एकदम पीठ में एकदम लाल भी नहीं होता है, एक्चुअली ब्लू कलर का निशान होता है, समझ में आ रहा है? वो उसमें वो टीवी में दिखाता है, रियलिटी में उनको ये सब अलाउड नहीं है करना, समझ में आ रहा है? क्योंकि इसको असॉल्ट बोला गया है। ये क्या है? असॉल्ट। और आप पढ़, असॉल्ट किसके अंदर आता है? बोलो, क्रिमिनल ऑफेंसेस का लिस्ट के अंदर आता है। असॉल्ट इज वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ क्या? क्रिमिनल ऑफेंसेस। लिख लोगे क्रिमिनल लॉ के बारे में? बोलो, अब बिना देखे मेरे को बोलो क्रिमिनल लॉ में क्या लिखोगे? क्रिमिनल लॉ एक लॉ है जो पर्टेन करता है अबाउट द नेचर ऑफ द क्राइम, punishment to be given for the criminal offenses, execution of the punishment कैसे होगा, and this is being dealt by the IPC code, Indian Penal Code 1860, and the CRPC Code of Criminal Procedure 1973. Now some of the examples of the criminal offenses are murder, theft, robbery, fraud, assault, rape, etc. लिख लोगे, डन, criminal law is done. Civil law का बात करते हैं। Civil law का एग्जाम्पल बताओ क्या हुआ? Civil law किसके बारे में लॉ बनाता है? It basically deals with dispute इन रिलेशन टू इंडिविजुअल, मेरे और तुम्हारे बीच में झगड़ा हुआ, या ऑर्गेनाइजेशन, कंपनी कुछ फ्रॉड वगैरह कर दिया, समझ में आ रहा है? तो ये सब क्या हो गया? सिविल केसेस। सिविल केसेस के अंदर जो लॉ है, कॉन्ट्रैक्ट लॉ आपने पढ़ा है, दैट इज नथिंग बट सिविल लॉ ना, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, प्रॉपर्टी लॉ, समझ में आ रहा है? फैमिली डिस्प्यूट सेटलमेंट लॉ, तो ये सब मेरा क्या बताओ? सिविल लॉ। देखो, कॉन्ट्रैक्ट लॉ, फैमिली लॉ, प्रॉपर्टी लॉ, लॉ ऑफ टॉर्ट, टॉर्ट मैंने आपको पढ़ाया था क्या होता है? सिविल रॉन्ग करना। तो ये सब क्या है? सिविल लॉ है ना। तो सिविल लॉ के लिए कोड क्या है? कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर। जैसे ऊपर में क्या बोला था? कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। इसके लिए क्या है? सीपीसी। सीपीसी का फुल फॉर्म क्या बताओ? कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908। ठीक है, ये किसके ऊपर फोकस करता है? कि किस तरह से डिस्प्यूट को रिजॉल्व किया जा सके, रादर देन क्या? पनिशमेंट। अब जैसे मान लो इसको इससे डिवोर्स चाहिए, इसको इससे डिवोर्स चाहिए, तो क्या क्रिमिनल कोर्ट में जाओगे क्या? ये तो सिविल केस हो गया ना, डिस्प्यूट अमंग द इंडिविजुअल। तो याद है, कभी भी डिवोर्स का केस भी फाइनलाइज करने के पहले कोर्ट तुमको मौका देता है रिजॉल्व करने का, समझ में आ रहा है? तो बेसिकली यहाँ पे पनिशमेंट इन्फ्लिक्ट करना इज नॉट द मोटिव ऑफ सिविल कोड। उनका मोटिव क्या? किस तरह से डिस्प्यूट को क्या कर सके? रिजॉल्व किया जा सके। एग्जाम्पल बताओ सिविल ऑफेंसेस का। अभी मैंने बोला ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, या कोई डिस्प्यूटेड लैंड का केस चल रहा है, या तुमने मेरा पेमेंट मार लिया, जो हम लोग कॉन्ट्रैक्ट में डिस्कस नहीं करे थे इतना सारे एग्जाम्पल, मोस्टली दे वर ऑफ विच नेचर? सिविल। या किसी को डिफेम करना, याद है? लॉस ऑफ गुडविल, मानहानि का दावा कर सकते हैं, डैमेजेस ले सकते हैं, विंडिक्टिव डैमेज, तो सब क्या चीज का मैटर है? सिविल लॉ ना। देखो, डिफेमेशन करना, या फिर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, नॉन पेमेंट ऑफ ड्यूज, या फिर नॉन डिलीवरी ऑफ गुड। यहाँ पे क्या आपको थेफ्ट दिखाई दिया? यहाँ पे आपको क्या मर्डर दिखाई दिया? वो सब क्या होता है? क्रिमिनल केसेस। क्लियर है यहाँ तक? नाउ व्हाट इज दिस कॉमन लॉ? कितनी जगह आपने जजमेंट पढ़ा है? सुप्रीम कोर्ट का लैंडमार्क जजमेंट आया, इतना सारा जजमेंट नहीं पढ़ा कॉन्ट्रैक्ट में भर भर के।
अब क्या होता है, जितने भी रिलेटेड केसेस होते हैं फ्यूचर में, अगर रिपीटेड इंसिडेंट होता है, तुम लॉ अप्लाई करते हो कि डायरेक्टली वो केस लॉ को अप्लाई करते हो? केस लॉ को. सो कॉमन लॉ इज नथिंग बट कॉल्ड एज अ केस लॉ, जजमेंट विच हैज बीन पास्ड बाय द कोर्ट. और जो कोर्ट ने एक बार जजमेंट पास कर दिया, इट बिकम्स बाइंडिंग. द जजमेंट पास बाय द कोर्ट बिकम्स क्या? बाइंडिंग. फ्यूचर में अगर वैसा कोई सिचुएशन अराइज करता है तो तुमको डायरेक्टली उस केस लॉ को रेफर करना चाहिए. समझ में आ रहा है? टू स्टैंड बाय दैट हैज बीन डिसाइडेड. इट इज बेस्ड ऑन अ लैटिन मैक्सिम स्टेयर डिसिस. बोलो मेरे संग क्या? स्टेयर डिसिस. स्टेयर डिसिस का मतलब क्या होता है? टू स्टैंड बाय व्हाट हैज बीन डिसाइडेड. एक बार जो जजमेंट आ चुका है, आपको हर बार फ्यूचर में अगर वापस से वो सेम सिनेरियो ऑकर होता है, यू हैव टू स्टैंड बाय दैट जजमेंट ओनली, यू हैव टू अप्लाई दैट जजमेंट ओनली. सो इट इज ऑब्लिगेशन ऑफ ऑल द कोर्ट कि जो भी केस लॉ पास हो चुका है, सुप्रीम कोर्ट ने स्पेशली अगर कोई भी जजमेंट सुनाया है, तो जितने भी लोअर कोर्ट है सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से क्या हो जाते हैं? दे आर बाउंड टू फॉलो दैट. मान लो हाई कोर्ट कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, तो किसका जजमेंट प्रिवेल करेगा? सुप्रीम कोर्ट. हाई कोर्ट बोल रहा है नहीं, इस मैटर में तुम्हारा फॉल्ट है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट सिमिलर मैटर में जजमेंट दिया था जहां बताया था कि किसका फॉल्ट होगा. तो अब यहाँ पे तुमको सुप्रीम कोर्ट का ही जजमेंट अप्लाई करना पड़ेगा. हाई कोर्ट, तुम अपना रेशनैलिटी रीजनेबिलिटी लगा सकते हो क्या? और सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है वो बाइंडिंग है. ये पावर सुप्रीम कोर्ट को कहां से मिला है? गेस करो. सीओआई. व्हाट इज सीओआई? अंडर आर्टिकल नंबर 141. बोलो अंडर आर्टिकल नंबर. ठीक है, तो देखो क्या लिखा हुआ है. सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है इट विल बी बाइंडिंग अपॉन ऑल द कोर्ट्स. लेकिन ऑब्वियस बात है, इंडिया का कोर्ट्स का बात कर रहे हैं ना. सिंगापुर कोर्ट के ऊपर भी सुप्रीम कोर्ट हमारा बाइंडिंग हो जाएगा क्या? किस कोर्ट का बात हो रहा है? इंडिया का कोर्ट का. अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉमन लॉ इज बेस्ड ऑन लैटिन मैक्सिम. मैंने बताया स्टेयर डिसिस. बोलो क्या बोला? डिसिस मतलब डिसीजन, स्टेयर मतलब टू स्टैंड. तो टू स्टैंड बाय द डिसीजन ऑलरेडी टेकन बाय हुम? बाय द सुप्रीम कोर्ट. समझ में आया? तो यहाँ पे बोल रहा है कि अगर अभी करंट फैक्ट सिमिलर है विद द प्रीवियस केसेस, तो आपको क्या करना पड़ेगा? अर्लियर डिसीजन को ही फॉलो करना पड़ेगा. दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? कॉमन लॉ. फिर एक होता है प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस. लॉ गया भांड में, कुछ नेचुरल जस्टिस, इंसानियत भी तो फॉलो करना चाहिए. समझ में आ रहा है? तो कोई कोई मैटर में ना आपको नेचुरल जस्टिस को अप्लाई करना चाहिए रादर देन लॉ. बट जितना भी प्रिंसिपल ऑफ मतलब इंसानियत को, गोइंग बाय द फैक्ट, आपको क्या लग रहा है? मान लो ये मर्डर की है, ये तो साबित हो गया कि शी इज अ मर्डरर. अब इंडियन पिनल कोड में मर्डर के लिए सजा है, बट सुन तो लो ये क्या बोलना चाह रही है. माइट भी इसने सेल्फ डिफेंस में मारा है, तब इसको मर्डर का दर्जा नहीं दिया जाएगा और आईपीसी के तहत इसको सजा नहीं दिया जाएगा. सो दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? प्रिंसिपल ऑफ अप्लाइंग द नेचुरल जस्टिस, व्हिच मींस कि गिव हर द राइट टू स्पीक. इसको एक अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड तो दो. जो विक्टिम है उसको क्या दो? अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड. ऑडी पर्टम ऑल्ट्रम, इट्स अ लैटिन मैक्सिम. ऑडी ऑल्ट्रम पर्टम. बोलो मेरे संग ऑडी ऑल्ट्रम पर्टम. बोलो. जजंतम मंत्रम नहीं बोल रहे हम. ऑडी ऑल्ट्रम पर्टम. बोलो ऑडी ऑल्ट्रम पर्टम. राइट ऑफ बीइंग हर्ड. इंग्लिश में इसका मीनिंग क्या होता है? राइट ऑफ बीइंग हर्ड. राइट ऑफ बीइंग हर्ड का मतलब बताओ. बोलने का राइट कि सुनने का राइट? राइट ऑफ बीइंग हर्ड मतलब क्या होता है? तुम बोलो, तुमको बोलने का हक है, तुम्हारा बात हम लोग सुनेंगे. इफ यू आर बीइंग गिवन अ राइट ऑफ बीइंग हर्ड, मतलब तुमको सुनना नहीं है बाबा, तुमको बोलना है. सुन तो लिया ही है कि तुमने मर्डर किया है, अब सीधा हम तुमको ट्रायल कर देंगे क्या? नहीं, उसका राइट है क्या? बोलने का. राइट ऑफ बीइंग हर्ड मतलब राइट टू स्पीक. राइट ऑफ बीइंग हर्ड मतलब क्या होता है? ऑडी ऑल्ट्रम पर्टम. तो ये जस्टिस है कि नहीं बताओ? माना मैंने तुमने गुनाह किया है, बट गुनेगार से सुनो तो सही. देखते नहीं हो क्या कटघरे में खड़े करके उनसे पूछा जाता है कि नहीं मेंस रिया था कि नहीं? बताओ. अरे मेंस रिया मतलब गिल्टी माइंड. पढ़े हो यार मेरे से इतनी बार मेंस रिया. बताए थे ना मेंस रिया. डोंट रिएक्ट, मैंने फर्स्ट टाइम यूज किया ये वर्ड. मेरे से तुमने मेंस रिया नहीं सुना? ठीक है, आज सुन लो. बोलो क्या लिखा है? पता है क्या होता है? गिल्टी माइंड जब तक नहीं होगा ना, जब तक सामने वाला कबूल नहीं करेगा अपना गुनाह, तुम उसको सजा नहीं सुना सकते हो. तो देखते नहीं हो बॉलीवुड मूवीज में लॉयर लोग पूरा कोशिश करते हैं कि वो अपने आप से बोले कि हाँ हाँ मैंने किया है, मैं कबूल करता हूं, मेरा ही गलती है. देन ही विल बी एग्जीक्यूटेड, प्रोसिक्यूटेड. तो गिल्टी माइंड होना जरूरी है क्राइम को प्रूव करने के लिए. देयर मस्ट बी अ क्रिमिनल इंटेंट. क्रिमिनल केसेस में देयर मस्ट बी मेंस रिया. सिविल केस में मेंस रिया नहीं देखते, क्रिमिनल केसेस में मेंस रिया होना जरूरी है. मतलब तुमने जानबूझकर किया है. अब मान लो उसके ऊपर मर्डर का चार्जेस है, तो इससे ये साबित करना पड़ेगा ना कि हाँ मेंस रिया था कि नहीं. अगर ये साबित नहीं होता है तब इसको क्या पनिशमेंट मिलेगा? नहीं मिलेगा. मेंस रिया मस्ट बी देयर.
मतलब जानबूझ के इसने ऐसा किया है, गिल्टी माइंड, शी इज गिल्टी, शी इज एक्सेप्टिंग कि हाँ इसने गलत किया है। अगर ये बोल रही है नहीं गलती से हुआ है, हम अपने आप को बचाने के लिए किए हैं, तो मर्डर बोल पाओगे क्या उसको? नहीं। सो मेंस रिया मस्ट ऑलवेज बी देयर। समझ में आया? तो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस क्या बोलता है? लॉ में जो लिखा है लिखा रहने दो, बट जो केस हुआ है उसमें तुम जो विक्टिम है उसको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ट तो सुनो तो सही वो क्या बोल रहा है। नेचुरल जस्टिस का प्रिंसिपल तो अप्लाई करोगे। कुछ समझ में आ रहा है आपको? तो इसको क्या बोलते हैं लैटिन में? बोलो तो मैंने बोला था अभी, ऑडी ऑल्ट्रम पर्टम, हियर द अदर पार्टी और गिव द अदर पार्टी अ फेयर हियरिंग। सुनो ना, ये जिसका मान लो कि इसका जो लॉयर है ना, इसका केस लड़ रहा है और उसका खुद सब्जेक्ट मैटर में इंटरेस्ट है, सॉरी जज नॉट लॉयर, लॉयर का तो इंटरेस्ट रहेगा, जज, जो जज है जो क्या करेगा, केस का फैसला सुनाएगा, जज इसका रिलेटिव है, तुमको नहीं लगता नहीं चाहकर भी बायसनेस आ ही जाएगा? भले ही तुम कितने ही इंडिपेंडेंट जज हो, लेकिन अगर तुम्हारा सब्जेक्ट मैटर जो है पार्टी, अगर वो तुम्हारे से रिलेटेड है या तुम्हारा कोई भी इंटरेस्ट है पर्टिकुलर सब्जेक्ट मैटर ऑफ द केस में जिसका ट्रायल चल रहा है, तुम ना चाह के भी बायसनेस आ ही जाएगा। तो अगेन उसके ऊपर एक लैटिन मैक्सिम है जो कि क्या बोलता है, मेरे संग बोलना, नेमो जुडेक्स इन क्यूजा सुआ। चूहा नहीं, सुआ, 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 स्वाहा नहीं है, सुआ, सुआ, बोलो स्वा, स्वा, याद रहेगा? नेमो तो तुम लोग को याद रहेगा, नेमो इतना बार क्यों, नेमो याद रहेगा, जुडेक्स याद रहेगा, जुडेक्स, आयोडेक्स नहीं, जुडेक्स, कॉजा, कॉज की जगह कॉजा, लैटिन है ना, स्वा, स्वा, नेमो जुडेक्स इन, वापस से बोलो, नेमो जुडेक्स इन कॉजा स्वा, स्वा, टानो बनना, स्वा, फिर स्वाहा, फिर से बोलो, नेमो जुडेक्स इन कॉजा स्वा, जिसका मतलब क्या है, कोई भी जज जिसका खुद सब्जेक्ट मैटर में इंटरेस्ट है कभी भी वो उस केस का ट्रायल नहीं करे, ठीक है? नो वन शुड बी मेड अ जज इन हिज ओन कॉज। मतलब अगर तुम्हारे ही कॉज चल रहा है तुम उसी में जज बन के बैठोगे तब तो तुम्हारे हमेशा वर्डिक्ट तुम्हारे ही फेवर में रहेगा, अलाउड की नॉट अलाउड, नॉट अलाउड। देयर इज वन मोर लैटिन मैक्सिम जो कि बोलता है, जैसे तुम लोग बोलते हैं ना जस्ट ब्यूटीफुल, जस्ट वाओ, ये बोलता है जस्ट नेचुरल। क्या बोलोगे? जस्ट नेचुरल, बोलो मेरे संग, जस्ट नेचुरल। जस्ट नेचुरल इज अ लैटिन मैक्सिम जो कि क्या बोलता है, जस्टिस शुड गो बियॉन्ड द लॉ, है ना, जस्टिस शुड गो बियॉन्ड द लॉ। इसके ऊपर मर्डर का चार्जेस है, तुमको क्या पता ये मर्डर किस लिए की है? समझ में आ रहा है? इसके संग पास्ट में कितनी बार जो है मान लो वायलेंस वगैरह हुआ है, जिस इंसान का मर्डर किया है वो डेली इसको मारता था, समझ में आ रहा है, इसलिए मर्डर की है। तो खाली लॉ मत देखो ना कि मर्डर किया तो सजा, पीछे का भी देखो ट्रैक रिकॉर्ड। तो जस्टिस तुमको मिलना चाहिए, इंसाफ, बियॉन्ड द लॉ, लॉ के एक कदम आगे आंख खोलकर देखो कि इस बंदे को रियली जस्टिस मिलना चाहिए कि नहीं। तभी तो यहाँ प्रिंसिपल ऑफ क्या बोल रहा है, नेचुरल जस्टिस। सो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस इज बेस्ड ऑन 3 लैटिन मैक्सिम। अभी तो बोला एक जस्ट नेचुरल, जस्ट नेचुरल, फिर ऑडी ऑल्ट्रम पर्टम, ऑडी ऑल्ट्रम पर्टम, नेमो जुडेक्स इन कॉजा स्वा, स्वा, 3 हो गया। अब ये तीनों एक्सप्लेन करना है। जस्ट नेचुरल में क्या लिख कर आओगे कि जस्टिस शुड गो बियॉन्ड द लॉ। फिर उसके बाद सेकंड नेमो जुडेक्स इन कॉजा सुआ में क्या लिख कर आओगे, हाँ, अ पर्सन हु हैज हिज ओन इंटरेस्ट इन द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द केस कैन नॉट बी अ जज इन दैट केस। समझ में आया? और लास्ट वाला क्या बोला, ऑडी ऑल्ट्रम पर्टम, व्हिच मींस अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड शुड बी गिवन, या राइट टू स्पीक शुड बी गिवन, बट ऐसे लिखकर अपॉर्चुनिटी ऑफ क्या देना चाहिए, बीइंग हर्ड। क्लियर है? लेकिन कोई भी जजमेंट ऐसा थोड़ी है कि पूरा स्टैट्यूट को ही बदल डालेगा, इट कैन नेवर ओवरराइड द स्टैट्यूट। क्लियर? इट कैन ऑल्टर कॉमन लॉ, कॉमन लॉ को चेंज कर सकता है बट जो लीगल स्टैट्यूट है उसको चेंज नहीं कर सकता। इसका मतलब क्या, जैसे अगर मान लो मर्डर के लिए जेल लिखा हुआ है 10 साल का, तो तुमको 10 साल ही मिलेगा, तुम उसको अपनी मर्जी से 6 साल नहीं कर सकता। हाँ, मर्डर हुआ है कि नहीं वो तुम प्रूफ कर सकता है, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस अप्लाई करके तुम कॉमन लॉ को तो ओवरराइड कर सकते हो, बट क्या तुम स्टैट्यूट को चेंज कर सकते हो क्या? नहीं। बोलो यहां तक पूरा संभाल लियो क्या? तो ये अभी हम लोगों ने खाली क्या पढ़ा बताओ, लॉ मेकिंग बॉडी। तो लॉ मेकिंग बॉडी में 4 टाइप का लॉ पढ़ा, नेचर ऑफ लॉ पढ़ा, 4 टाइप्स ऑफ लॉ आर देयर, सिविल लॉ, क्रिमिनल लॉ, कॉमन लॉ, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। कॉमन लॉ का एग्जांपल बताओ, जजमेंट, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट विच इज बाइंडिंग ऑन ऑल, और कोई भी फ्यूचर में केसेस होगा यू हैव टू रेफर टू दैट। और ये सुप्रीम कोर्ट को पावर दिया है आर्टिकल 141 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। याद रहेगा, ये सभी तो किए थे हम लोग,
और यहां पे भी एक लैटिन मैक्सिम था, क्या? स्टेयर डिसिस, स्टेयर डिसिस, स्टैंड बाय व्हाट हैज बीन डिसाइडेड। यहां तक लिखोगे कि आगे पढ़ा दे? लिखोगे कि बुक में मार्क करोगे? ठीक है, लिखो, आदत से मजबूर। राइट डाउन। लिखो चैप्टर नंबर 1, हेडिंग दो चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 1 का हेडिंग क्या बाय द वे? रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। लिखो इंडियाज रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। राइट डाउन। व्हाट इज लॉ? अगर व्हाट इज लॉ आएगा लिख लोगे खुद से? कॉन्ट्रैक्ट एक्ट तो खत्म हो गया है, वहां पे खाली अभी केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस बचा है, तो वो तो तुम बाद में भी लिख सकते हो, तो यू कैन राइट विद चैप्टर 1, क्योंकि चैप्टर 1 आज ही खत्म हो जाएगा। हाँ, स्टॉप टॉकिंग। सुनो ना, अगर एग्जाम में है व्हाट इज लॉ, ये डेफिनेशन तो मैंने चलो लिखा दिया है, बट याद है बेसिक क्लास में लॉ के अंदर वो जो बनाया था एक्ट रूल्स, वो सब सब ऐड कर देना, तो लिख देना। और क्या लिख कर आना है? प्लस क्या? एग्जाम में ऐसे लिख कर आओगे? ऐसे लिख कर आओगे? चाहे वहां लिख लो एक्ट रूल्स एरो देकर, ताकि तुमको याद रहे। जितना भी लॉ मेकिंग पावर है वो कहां से डिराइव हो रहा है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। फिर उसके अंदर लॉ मेकिंग पावर को डिवाइड किया गया है। लॉ कौन कौन बना रहा है? पार्लियामेंट, उठा है क्या ऊपर का? जो स्टेट लॉ है वो खाली कहां अप्लाई करेगा? ओनली विद इन द बॉर्डर्स जिस स्टेट के लिए पास किया गया है। ठीक है, पार्लियामेंट में रिप्रेजेंटेटिव कौन इलेक्ट करता है बताओ? आप ही लोग तो इलेक्ट करते हो ना। सो वी इलेक्ट आवर रिप्रेजेंटेटिव टू द पार्लियामेंट एज वेल एज टू द क्या, लेजिस्लेटिव असेंबली।
लिख लो, यहाँ तक हो जाए तो बताना। पहले कौन सा एक्ट था? वेरी गुड। ऊपर का लिख लिया है क्या? क्या छूटा है बताओ। और इसका एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन बताओ क्या है, किसको एडवाइस करना है? वेरी गुड। इन मैटर्स ऑफ पब्लिक ओपिनियन। पॉइंट नंबर 1 हो गया क्या? हो गया तो फर्स्ट पॉइंट। पॉइंट 2 हो जाए तो बताना। 1 हो गया, 2 हो गया।
यूनिटरी है कि फेडरल है बताओ? खाली फेडरल की क्वासी फेडरल बोलोगे? बोलो लॉ मेकिंग पावर हैज बीन डिवाइडेड इनटू कितना लिस्ट? टू हो गया पूरा? 12 years। हर्ड 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 151 केसेस। सुनवाई किया ना केसेस का। एग्जैक्टली नहीं है, मतलब जितना डेटा है बुक में अप्रोक्सी लिखा है। एग्जैक्ट तुम भी जान के क्या करोगे? हो गया क्या? लिखो जल्दी। ऊपर का छूटा है कुछ? .3 हो जाए तो बता देना। डन। डन। सुनो, लॉ मेकिंग प्रोसेस हम चार्ट फॉर्मेट में दिखा दे रहे हैं, बट एग्जाम में तुमको कैसे लिखना है यू नो दैट। ठीक है। सबसे पहले क्या इंट्रोड्यूस होता है बताओ? बिल। फिर उसके बाद लोकसभा में गया। फिर लो लिखो। हो जाए तब मेरे को बताना, फिर ये हम आगे लिखेंगे। राइट डाउन। अब एक बच्चा बोल रहा है मैम फॉरेन केस लॉ क्यों पढ़ रहे हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट में? मैंने आपको क्या बोला था? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पार्लियामेंट ऑफ इंडिया ने अडॉप्ट किया है। इंग्लिश कॉमन लॉ से उसको डिराइव किया गया था, ये तो मैंने फर्स्ट क्लास ही बोला था, इसलिए आप पढ़ रहे हो। पार्लियामेंट को जाके पूछो क्यों अडॉप्ट किया है। बोला कौन बनाएगा फिर से कॉन्ट्रैक्ट एक्ट? अच्छा खासा तो ब्रिटिश लोग बना के गए, उसी को कॉपी पेस्ट मारो। और लिख भी दिया कि हम लोग कॉपी किए हैं इंग्लिश कॉमन लॉ से।
हो गया यहां तक? प्रेसिडेंट असेंट के पास के बाद कहां जाओगे? ऑफिशियल गैजेट है। लो लिखो। लिख लिया ज्वाइंट लिस्ट? लेवी, लेवी कितना लेवी होगा मतलब कितना लगेगा, इम्पोज होगा। लोकसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट असेंट ऑफिशियल गैजेट है, एंड देन इट बिकम्स अ क्या? एक्ट। और यहां पे क्या होता है? आफ्टर डिबेट प्रेजेंटेड टू लोकसभा, लॉट ऑफ डिस्कशन, डिबेट्स एटसेट्रा। नो, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में आ सकता है। बोलो 4 टाइप का लॉ क्या है, खुद से लिख लो। नेचुरल जस्टिस। अब इसी के अंदर लिखोगे कि अलग अलग से लिखे एक एक करके? It is the law pertaining to the violation of the rule of law, या फिर कुछ तुमने ऑफेंसेस वगैरह कमिट किया, कुछ गलती किया, पब्लिक रॉन्ग्स। कोड ऑफ कौन सा प्रोसीजर बोलो तो? क्रिमिनल ना? ईयर याद है? वेरी गुड। और बताओ क्या करोगे क्रिमिनल ऑफेंस करने के लिए? मर्डर, असॉल्ट, क्या क्या था इसके अंदर? फ्रॉड, चीटिंग, लिख लिए। चोरी,
इट डील्स विथ क्या, मैटर ऑफ डिस्प्यूट बिटवीन क्या, इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन। सिविल लॉ में यही था ना। इसको कौन एडमिनिस्टर कर रहा है बोलो? वेरी गुड। इट फोकसेस ऑन हाउ टू रिजॉल्व द डिस्प्यूट, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। rather than punishment। अरे गलती से हो गया। Civil laws are governed by code of civil procedure ना, CPC। ठीक है, सिविल लॉ का फर्दर क्लासिफिकेशन बताओगे? क्या क्या बताया था मैंने? नहीं, वो तो सिविल क्राइम है। सिविल लॉस क्या था? कॉन्ट्रैक्ट लॉ बोला था ना, प्रॉपर्टी लॉ। लिखो। हाँ वेरी गुड। लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, फिर उसके बाद प्रॉपर्टी लॉ, फैमिली लॉ, और एक क्या था, लॉ ऑफ थॉट। एग्जाम्पल्स ऑफ सिविल ऑफेंसेस, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, या क्या, नॉन पेमेंट ऑफ ड्यूज टू लेंडर, या फिर और क्या था बताओ? वेरी गुड, नॉन डिलीवरी ऑफ गुड्स, डिफेमेशन था एक। एटसेट्रा। ठीक है, क्रिमिनल लॉ हो गया, सिविल लॉ हो गया, फिर क्या था बताओ? कॉमन लॉ। पॉइंट 2 तक लिख लियो। सीपीसी उसका शॉर्ट फॉर्म है ना, जैसे उसका सीआरपीसी है क्रिमिनल का, इसका सीपीसी है सिविल का। अब आएगा कॉमन लॉ में। केस लॉ को बोलते हैं ना एज अ कॉमन लॉ। सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है वो किसमें बाइंडिंग रहेगा ना? बाय वर्च्यू ऑफ क्या, आर्टिकल नंबर ऑफ सीओआई। एग्जाम में सीओआई लिख कर आओगे क्या? हाँ, और एससी को क्या लिख कर आओगे? सुप्रीम कोर्ट। याद है क्या था? स्टेयर डिसिस का मतलब क्या हुआ बताओ? टू स्टैंड बाय व्हाट इज डिसाइडेड।
जितना भी प्रेजेंट कोर्ट है उनके ऊपर एक ऑब्लिगेशन पुट कर देता है कि उनको भी सेम जजमेंट फॉलो करना है. इफ द फैक्ट्स आर क्या सिमिलर. अगर सिमिलर केस अब तुम जज कर रहे हो तो तुमको वही पुराना प्रिंसिपल अप्लाई करना पड़ेगा, पुराना जजमेंट को यूज करके. दैट इज प्रिंसिपल ऑफ कॉमन लॉ. स्टैंड बाय व्हाट हैज बीन ऑलरेडी डिसाइडेड. इट इज बेस्ड ऑन 3 लैटिन मैक्सिम. प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस पता है ना. छूट गया क्या? ठीक है, 2 तक लिख लो, जब हो जाए तब बताना. नहीं अभी ऐसे नहीं होता है. अब जिसका जो छूटा है वेट करो. पूछ लो अपने दोस्तों से, हो गया है तब आगे लिखेंगे हम. स्टेयर डिसीज. नहीं कुछ नहीं कर सकते, पहले 2 पूरा खत्म करने दो. ये रेस्ट ही तो चाहिए, जब लिख रहे हैं रेस्ट ही तो हो रहा है. हाँ करेक्ट, वेरी गुड, थैंक यू. 7 PM स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट का रिवीजन मैराथन है. डू नॉट मिस इट आउट एट एनी कॉस्ट. ठीक है. हाँ हाँ इट्स ओके, जल्दी छोड़ देना. घर में पहुंच जाना 7 बजे तक. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट सेशन, डू नॉट मिस इट आउट. चलो आगे बढ़ो. प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस बेस्ड ऑन. अच्छा सॉरी 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 सॉरी. क्या था? जस्ट नेचुरल था ना. जस्ट ब्यूटीफुल की जगह क्या था? जस्ट नेचुरल. और एक क्या था बोलो? नेमो जुडेक्स. नेमो जुडेक्स था तो कॉजा सुआ. सुआ. ऑडी ऑल्ट्रम पर्टम. ऑडी ऑल्ट्रम पर्टम लिख लो. इतना ही लिख दोगे एग्जामिनर हिल जाएगा, बोला बाप रे क्या क्या लिखा है ये. समझ में आ रहा है? इतना ही तुम लिख दोगे काफी है. लिखो. अब बताओ इसका मतलब क्या होता है? जस्टिस शुड गो क्या? बियॉन्ड लॉ, रिटन लॉ. अपने आप लिखो, बोलो क्या होगा. राइट ऑफ बीइंग हर्ड मतलब क्या? उसको सुनने का पावर दे रहे हो तुम. बोलने का. बोलने का. कि तुम उसको सुन सको. यहाँ तक पूरा कंप्लीट हो गया. यहीं तक मैंने अभी तक आपको पढ़ाया है. जल्दी से एक बार गो थ्रू कर लो. जल्दी से गो थ्रू कर लो.
और यहाँ एक चीज और लिख लेना, ये हो गया इम्प्लीमेंटिंग बॉडी, लॉ मेकिंग बॉडी। अब हम लोग क्या करेंगे, एग्जीक्यूटरी बॉडी। एग्जीक्यूटिव में क्या होता था, अब लॉ बन गया, अब चेक भी तो करना पड़ेगा ना कि लॉ को प्रॉपरली एनफोर्स किया जा रहा है कि नहीं। टू मॉनिटर वेदर द लॉ इज बीइंग क्या फॉलोड और नॉट। लॉ बना दियो, अब चेक करना होगा ना कि लॉ को ठीक से हम लोग फॉलो कर भी रहे हैं कि नहीं। तो ये चेक करने के लिए अलग अलग मिनिस्ट्रीज है, ठीक है। तो ये कौन चेक करता है मेरे को बताओ, अलग अलग मिनिस्ट्री। किसका मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट। एग्जाम्पल दोगे, एक मिनिस्ट्री मेरे से पढ़े हो, मैंने दिखाया भी था उसका वेबसाइट खोलकर। एमसीए, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ फिनेंस, वेरी गुड, दैट इज फिनेंस मिनिस्टर। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस। ये चार इंपॉर्टेंट, वैसे और भी बहुत सारे मिनिस्ट्रीज होते हैं गवर्नमेंट के, रेलवे मिनिस्ट्री होता है, एविएशन मिनिस्ट्री होता है, डिफेंस मिनिस्ट्री होता है, पता है ना आपको। होम मिनिस्टर कौन है अभी, अमित शाह। फिनेंस मिनिस्टर कौन है, निर्मला ताई। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स कौन है, निर्मला ताई, अरे निर्मला सीतारमन जी, पता है ना ये सब। चलो लिखना स्टार्ट करो। तो चेक करना कि लॉ को ठीक से एग्जीक्यूट किया जा रहा है कि नहीं, ये किसका काम है, मंत्रालय का। सुना है ना मंत्रालय, गृह मंत्रालय सुना है, गृह मंत्रालय, होम मिनिस्ट्री सुना है कि नहीं, ये सब लिखो। वित्त मंत्रालय, वित्त फाइनेंस मिनिस्ट्री, वेरी गुड, लिखो। टू मॉनिटर वेदर द लॉ इज बीइंग फॉलोड और नॉट। अलग अलग कौन है, मिनिस्ट्रीज ऑफ गवर्नमेंट। तो एनफोर्समेंट कौन करता है, चेक्ड बाय वेरियस मिनिस्ट्रीज ऑफ गवर्नमेंट। अलग अलग गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है। ये पूरा थियोरेटिकल चैप्टर है, समझ में आ रहा है, इसमें कुछ है नहीं एज सच। लिखो, आईआरएस का फुल फॉर्म बताओ। इंडियन रेवेन्यू सर्विस, टैक्स वगैरह जो कलेक्ट करते हैं, इंडियन रेवेन्यू सर्विस लिख लो। और आईटी एक्ट का फुल फॉर्म क्या है, स्टार्टिंग में मैंने आईटी एक्ट लिखा है, उसका फुल फॉर्म क्या है,
इनकम टैक्स, तुम पूरा लिख लो भाई, इनकम टैक्स एक्ट लिखो। इनकम टैक्स एक्ट को कौन देख रहा है? एमओएफ। एमओएफ कौन है? अरे अभी तो तुम ऊपर लिखे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ठीक है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस सुना होगा तुमने, वो लोग बैठता है, सीबीडीटी। एमओएफ को हिंदी में क्या बोलते हैं बताओ? हिंदी में मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस बोलते हैं। वेरी वेरी गुड, अभी तो बोला था वित्त मंत्रालय। कैसे पता आयुष? वेरी गुड। और अभी हम भी तो बोले थे। बोलो क्या हिंदी में क्या बोलते हैं? मिनिस्ट्री को हिंदी में क्या बोलते हैं? मंत्रालय। दे आर कंसर्न विथ व्हाट? इन लोग क्या देखता क्या है बताओ? इकोनॉमी ऑफ इंडिया, यूनियन बजट वगैरह कौन प्रेजेंट करता है बोलो? फाइनेंस मिनिस्टर ना। फाइनेंस रिलेटेड जितना भी लॉ है कौन बनाता है? फाइनेंस मिनिस्टर। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन वगैरह एस्टैब्लिश करना, ये सब देखना किसका जिम्मेदारी है? उनके लिए रूल्स रेगुलेशन बनाना सब कौन करता है बोलो? फाइनेंस मिनिस्टर। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस करता है। शेयर मार्केट को रेगुलेट करना, कैपिटल मार्केट, ये भी किसका डिपार्टमेंट है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का, ठीक है। तो इसके ऊपर राइटर शॉर्ट नोट आ सकता है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। सो लिख देना हिंदी में इसको वित्त मंत्रालय बोलते हैं। इट इज कंसर्न विद इकोनॉमी ऑफ इंडिया, टैक्सेशन, फिर उसके बाद प्रेजेंटमेंट ऑफ बजट, यूनियन बजट वगैरह प्रेजेंट करना। सबसे ज्यादा मैक्सिमम टाइम, अच्छा बजट देखियो, बजट आ रहा है, बजट आ रहा है ऐसे सुनते हो? सबसे ज्यादा मैक्सिमम बजट किसने प्रेजेंट किया है इंडिया में? फाइनेंस मिनिस्टर करता है ना। अरे निर्मला सीतारमन जी कर रही है ना अभी तो। सबसे ज्यादा मैक्सिमम नंबर ऑफ बजट किसने प्रेजेंट किया है? नो नो, वो तो रहे ही कहां, मोरारजी देसाई। मनमोहन सिंह भी है नंबर पे बट बहुत लेटर। देखो मैं आपको दिखा देती हूँ एक बार, ये वाला टेबल देख लो अच्छे से, डायरेक्टली मैथ से। हाँ एक बार लिख लेना, रुक जाओ पहले एक बार देखो यहाँ पे ये वाला चीज। हु प्रेजेंटेड द मैक्सिमम नंबर ऑफ यूनियन बजट एज फाइनेंस मिनिस्टर? सबसे ज्यादा किसने प्रेजेंट किया बोलो? मोरारजी देसाई। कितना यूनियन बजट प्रेजेंट किया है? 10। फिर उसके बाद श्री पी चिदम्बरम कितना किए? 9। प्रणब मुखर्जी सुना था तुमने? प्रणब मुखर्जी ने कितना किया? 8। यशवंत सिन्हा ने 8 और मनमोहन सिंह ने 6, ठीक है। तो रेफर पेज नंबर 1.7 लिख लो। लर्न तो हो ही गया होगा। मोरारजी देसाई बस याद रख लो, मोरारजी देसाई याद रहेगा। कितना प्रेजेंट किया? कितना टोटल? 10 एज अ फाइनेंस मिनिस्टर, ठीक है। उसके बाद प्लीज बातचीत मत करो, इट्स डिस्टर्बिंग मी। फिर नेक्स्ट कौन किया था बताओ? पी चिदम्बरम। कितना? 9। फिर उसके बाद वेरी गुड, प्रणब कितना किए? प्रणब मुखर्जी ने किया है 8। और उसके बाद यशवंत सिन्हा कितना किया? यशवंत सिन्हा ने, वेरी गुड। और फिर आपके प्यारे डॉक्टर सोनिया गांधी के प्यारे डॉक्टर मनमोहन सिंह कितना प्रेजेंट किया एज अ फाइनेंस मिनिस्टर? एक्चुअली ही फेल्ड एज अ प्राइम मिनिस्टर बट ही वाज द बेस्ट फाइनेंस मिनिस्टर इंडिया कुड एवर हैव। आपको पता है जो इंडिया का एलपीजी पॉलिसी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन
किसके अंडर आया? जब मनमोहन सिंह कौन थे? फाइनेंस मिनिस्टर। फाइनेंस मिनिस्टर 2 साल मतलब 2 बार लगातार 2 कॉन्सिक्यूटिव टर्म में रूल किए, 5 ईयर्स, लेकिन एक्सीडेंटली उन्हें प्राइम मिनिस्टर बना दिया गया। उनके ऊपर एक मूवी भी एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, अनुपम खेर का, देखा है? उसी में तो दिखा है कांग्रेस का डाउनफॉल। मोदी जी पैसा दिए होंगे वाला मूवी प्रमोट करने के लिए, उसमें दिखाया ना किस तरह से बर्बाद करके मतलब उनको अचानक से प्राइम मिनिस्टर बना दिया और किस तरह से वो सोनिया गांधी के कठपुतली बन के रह गए। एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर मूवी तुमने नहीं सुना है? कैसा बात करते हो यार, इस गोले के ही हो ना। और तुम अगर अनुपम खेर का चेहरा देखोगे उसमें पूरा का पूरा डिट्टो मनमोहन सिंह की तरह लग रहे हैं। आज जाकर देखना, ट्रेलर ही देख लेना कम से कम पिक्चर का। अरे अभी नया नहीं निकला है, बहुत पुराना है। क्या बोल रहा है? अरे ऐसे बोल रहे हो जैसे खाली पढ़ते ही रहते हो, कभी फ्री टाइम रहता ही नहीं है। चुप रहो, जल्दी लिखो। तुमको जो आता है लिख लो, सब सेम है, इट्स ओके। हो गया क्या यहाँ तक? जल्दी लिखो, आज लर्न कर लेना, नहीं तो ये चैप्टर भूल जाओगे पूरा, सब इवापोरेट हो जाएगा। हटा दें क्या? एक लाइन और लिख लो, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इज द एपेक्स कंट्रोलिंग अथॉरिटी ऑफ 4 सेंट्रल सिविल सर्विसेज। शॉर्ट नोट आएगा 5 मार्क्स का, तो ये सब तुमको लिख कर आना होगा। डायरेक्टली क्वेश्चन आ सकता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के ऊपर, शॉर्ट नोट लिखो। एक बात बताओ, टैक्स वगैरह ये सब कौन देखता है? अभी तो मैंने बोला मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, तो इसका डिपार्टमेंट को क्या बोलते हैं? IRS, इंडियन रेवेन्यू सर्विस। हैव यू हर्ड अबाउट C&AG? C&AG का नाम सुना है? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट का भी तो ऑडिट करना होगा ना, जैसे कंपनी के अकाउंट्स को ऑडिट होता है। आपको पता है गवर्नमेंट कंपनी का ऑडिटर कौन सिलेक्ट करता है? C&AG। और गवर्नमेंट का ऑडिट कौन करता है? C&AG। तो C&AG वगैरह अपॉइंट करना, ये सब कौन कर रहा है? ये सब डिपार्टमेंट का नाम क्या है? इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस, ठीक है? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ये सब किसके अंदर आ रहा है? C&AG वगैरह सब किस मिनिस्ट्री के अंदर है? बोलो। फाइनेंस मिनिस्ट्री ना, MOF, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ही तो चल रहा है, ठीक है? फिर इकोनॉमी को भी तो इन लोग ही देख रहा है, तो इंडियन इकोनॉमिक सर्विस। स्टॉप टॉकिंग, लिख लो। इंडियन सिविल अकाउंट सर्विस। कॉस्ट जो है ना तुम्हारा, कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंट सर्विस, उसको भी यही कंट्रोल करता है। लिख लो जल्दी से। अब जैसे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एक बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है, अब इसके अंदर और छोटे छोटे डिपार्टमेंट है, तो कौन डिपार्टमेंट है इसके अंदर? हाँ, हाँ, ये सब क्वेश्चन आएगा लॉन्ग क्वेश्चन में। मैं अभी क्वेश्चंस भी दिखा दूंगी जो एग्जाम्स में आ सकता है, ठीक है? लिख लो। अरे डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज, सुना नहीं है सब डिपार्टमेंट का नाम? डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, तो बस 5-6 डिपार्टमेंट का नाम याद रख लेना। और इसमें समझाने का क्या, ये तो तुमको नाम याद ही रखना पड़ेगा डिपार्टमेंट का, इसमें हम क्या समझाए बताओ?
अरे डिपार्टमेंट है डीपीटी, मतलब डेप्ट डेप्ट क्या पढ़ रहे हो? पूरा दिमाग आज घर पे छोड़ के आए हो लग रहा है। डिपार्टमेंट है, शॉर्ट में लिख रहे हैं हम डीपीटी, डोंट यू नो दैट? सच में तुमको ये डेट लग रहा था? पूरा एक बार यहाँ तक रिवाइज करो, चलो 5 मिनट का समय दे रहे, जल्दी से रिवाइज करो, फिर जुडिशियल बॉडी करेंगे। और सेबी और आरबीआई आपके सिलेबस में, और आईबीबीआई है वो भी डिस्कस करेंगे। हाँ सब आज ही होगा। सेबी इज वेरी इजी, आरबीआई इज ऑल्सो वेरी इजी। इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया नहीं सुना है तुमने? बहुत इजी है। मेरे को 10 मिनट लगेगा, मैथ से पढ़ा देंगे, बाकी फिर लिखना नहीं लिखना आपके हाथ में है, ठीक है? इसमें कुछ है नहीं है सच। यहां तक जल्दी लिखो, हो जाए तो बता देना। पब्लिक एंटरप्राइजेस, इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक असेट मैनेजमेंट। बताओ मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स का काम क्या है? अगर ये नहीं बता पाओगे तो फिर क्या फायदा? बोलो। ये क्या चेक करता है? एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनीज एक्ट 1956 जो पुराना था, कंपनीज एक्ट 2013, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट, जो भी चैप्टर्स आपके सिलेबस में सबका नाम लिखना है, एंड ऑल्सो इन इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड ऑफ इंडिया 2016। ठीक है, तो ये सब चेक करता है ये प्रॉपर्ली इंप्लीमेंट किया जा रहा है कि नहीं। और इस मिनिस्टर को पता है कौन रन करता है? जो सिविल सर्वेंट्स होते हैं ना, यूपीएससी वगैरह का एग्जाम्स क्लियर करके आते हैं, आईसीएलएस का एग्जाम्स क्लियर करके आते हैं, उन लोग यहाँ पे मिनिस्टर्स रहते हैं। हो गया, दैट्स इट, लिख लो। इज इट अ गवर्नमेंट मिनिस्ट्री कि प्राइवेट मिनिस्ट्री है? अरे गवर्नमेंट का ही है ना। नाम में ही लिखा है कॉर्पोरेट अफेयर्स, यानी किसका एडमिनिस्ट्रेशन करता है? कंपनीज एक्ट का। द कंपनीज एक्ट 2013। और बताओ। द लिमिटेड लायबिलिटी, ये सब चैप्टर्स का नाम है आपके सिलेबस में। एलएलपी एक्ट पता है कि नहीं? नेक्स्ट नेक्स्ट टाइम तुम यही स्टार्ट करेंगे, अभी कंपनीज एक्ट बोले थे ना तुम लोग को। एलएलपी एक्ट का डेट बताओ क्या है? 2008। एंड इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी, नहीं कोड है ये, कोड ऑफ इंडिया 2016 में ही आया ये कोड, ठीक है? कंपनीज वगैरह को रेगुलेट करता है। रेगुलेशन ऑफ इंडियन एंटरप्राइजेस, एंटरप्राइजेस का मतलब क्या होता है बताओ? कंपनी होता है ना। चाहे इंडस्ट्री में हो चाहे सर्विस सेक्टर में हो, और इसको चलाता कौन है? सिविल सर्वेंट्स। इंडियन कॉर्पोरेट लॉ सर्विस। सिविल सर्विस का एग्जाम्स होता है, पता है कि नहीं? कोई दे रहा है क्या? बोलो, कोई दे रहा है क्या?
कौन दे रहा है यूपीएससी का एग्जाम? दे रहे हो यूपीएससी का एग्जाम कोई? एनीवन? यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, फुल फॉर्म लिख लेना। यूपीएससी सुना है? फुल फॉर्म आता है? लिख लो बगल में, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। उसका एरिया, हाँ, डिपार्टमेंट, कैडर, क्या? इट इज रन, मतलब कौन चलाता है इसको? ये मिनिस्ट्री को कौन देखता है? सिविल सर्वेंट नहीं देखते हो? ये सब जो ऑफिसर्स होते हैं गवर्नमेंट का ही तो कोई मंत्रालय में जाकर बैठते हैं, मिनिस्ट्री में तो बैठते हैं, तो यही मिनिस्ट्री में जाकर देखते हैं। कॉर्पोरेट अफेयर्स वगैरह वो लोग ही संभालता है, ठीक है? क्योंकि उसके लिए बहुत नॉलेज चाहिए ना, तो इतना मेहनत करके तुम यूपीएससी वगैरह का कोर्स क्लियर किए, तुम्हारे पास ही तो नॉलेज है, तुम लॉ वगैरह जो है एग्जीक्यूट करोगे। समझ में आ रहा है? और यहाँ पे सबसे हाईएस्ट पोस्ट किसका होता है बोलो? डायरेक्टर जनरल, सेक्रेटरी नहीं, डायरेक्टर जनरल। लिख लो, डायरेक्टर जनरल ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। डायरेक्टर जनरल ऑफ द कॉर्पोरेट अफेयर्स, हाँ। आईसीएलएस, कैडर, कैडर मतलब डिपार्टमेंट, एरिया। हो गया मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। गृह मंत्रालय को क्या बोलते हैं? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। होम अफेयर्स क्या क्या करता है? इंडियन सिक्योरिटी को देखता है, डिफेंस मैकेनिज्म को देखता है, तुम्हारा कंट्री को कोई अटैक वगैरह नहीं कर दे, ये सब इंश्योर करता है। सेफ्टी, पीस, सिक्योरिटी ऑफ योर कंट्री, यही तो होता है ना गृह मंत्रालय। जैसे तुम्हारे घर में गृह मंत्रालय कौन है? आपकी मम्मी। वैसे देश का पापा है। वैसे देश का गृह मंत्रालय कौन है? हाँ, अमित शाह, ठीक है, मोटा भाई। लिखो लिखो लिखो, मिनिस्ट्री ऑफ क्या? होम अफेयर्स। क्या बोलते हैं इसको बताओ हिंदी में? गृह मंत्रालय। क्या ये प्राइवेट मिनिस्ट्री है कि गवर्नमेंट का ही है? गवर्नमेंट का ही है ना, तो पता ही है, इट्स अ मिनिस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये क्या इंश्योर करता है? स्टॉप टॉकिंग एंड राइट मोर। ये क्या करता है बताओ? इंटरनल मिनिस्ट्री है जो मेंटेनेंस ऑफ क्या करता है? इंटरनल सिक्योरिटी। लिखो, इंटरनल सुख, शांति, पीस, सिक्योरिटी, और जो डोमेस्टिक पॉलिसी है वो सब कौन बनाएगा? यही बनाएगा। कभी सोचा है निर्मला सीतारमन जी मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स में भी है और उधर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस भी है? वाई? तुमको पता है पहले एमसीए मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के विंग था, उसी के अंडर आता था। समझ में आ रहा है? लेटर ऑन उसको सेपरेट कर दिया गया, एमसीए को और एमओएफ को, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को। पहले वो किसके अंदर आ रहा था? एमओएफ के अंदर ही आ रहा था। तो हमेशा देखना, जनरली स्पीकिंग जो फाइनेंस मिनिस्टर होगा वही मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स भी बनेगा। देयर पोर्टफोलियो विल रिमेन द सेम, ठीक है? लिखो, इट इज हेडेड बाय यूनियन मिनिस्टर ऑफ क्या? होम अफेयर्स। गृह मंत्रालय। अब इसके अंदर भी बहुत सारा डिपार्टमेंट है, बोलो क्या क्या होगा? ऐसे अपने आप से बोलो, क्या क्या डिपार्टमेंट होगा? जो बॉर्डर नहीं है, बॉर्डर का सरहद, वो सब कौन मैनेज करेगा? यही तो करेगा सिक्योरिटी के लिए। वेरी गुड। तो डिफेंस, सॉरी, डिपार्टमेंट ऑफ बॉर्डर मैनेजमेंट, इंटरनल सिक्योरिटी,
देख लो एक बार, दिखा दे रहे हैं क्या क्या है, लर्न करो। डिपार्टमेंट ऑफ बॉर्डर मैनेजमेंट, इंटरनल सिक्योरिटी, ऑफिशियल लैंग्वेज क्या क्या होगा इंडिया का, ये लोग ही डिसाइड करता है। डिपार्टमेंट ऑफ होम, जम्मू कश्मीर लद्दाख कैसे करेगा सब मैनेज अफेयर्स को। और तुमको पता है ना क्या हुआ था, हाँ वो तो ठीक है, एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370। फिर जब एक बार ऐसे ही कोई सेशन चला था पार्लियामेंट का, उसमें याद है ना अमित शाह को बोला कि बार बार आप जम्मू जम्मू कश्मीर अलग से क्यों बोल रहे हैं, पीओके का क्या हुआ, बोला अरे पीओके तो वही है, जम्मू का ही पार्ट है, समझ में आ रहा है, कश्मीर के लिए हम अपना जान दे देंगे, कितना वो, हाँ मतलब देखा था उस समय वो कितना ज्यादा वो स्प्रेड हुआ था, वो जो बोला था अमित शाह कि हम अपना जान दे देंगे कश्मीर के लिए, कुछ भी कर सकते हैं। तो डिपार्टमेंट ऑफ जम्मू कश्मीर लद्दाख का फिर ये सब कौन देखेगा, यूनियन टेरिटरी वगैरह जो होता है ना सर, इसी के अंडर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स और डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट। ऑफिशियल लैंग्वेज कौन कौन सा होगा इंडिया का, ये सब सब कौन डिसाइड करता है, कौन डिसाइड करता है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। ऑफिशियल लैंग्वेज भी कौन डिसाइड करता है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर। अब डिपार्टमेंट ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज के अंदर भी एक ट्रांसलेशन ब्यूरो होता है, ट्रांसलेशन वगैरह करता है। हिंदी तो हम लोग का बोला गया ना मातृभाषा, तो हिंदी ट्रेनिंग का इंस्टीट्यूट है। एंड डायरेक्टरेट ऑफ सेंसस ऑपरेशन, सेंसस यू अंडरस्टैंड, सेंसस क्या होता है, बर्थ रेट और वो सब जो होता है ना, डेथ रेट, सेंसस का पॉपुलेशन वगैरह जो होता है, वो सब का डेटा मेंटेन करके रखता है। लिख लो जल्दी से इसके अंदर का नाम, जल्दी से एरो टानो, लिखो डिपार्टमेंट कौन कौन सा आता है, राइट डाउन, लिखो क्या बचा है, लिखो। .1 तो हो गया ना, जल्दी से लिखो। और एक डिपार्टमेंट था, बताओ क्या, डिपार्टमेंट ऑफ होम। एक वेबसाइट का नाम दिखाएंगे, वहां पे जाकर सारा डिपार्टमेंट तुमको दिख जाएगा, देख लेना जाकर। फिर डिपार्टमेंट ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज के अंदर क्या क्या है, लैंग्वेज ट्रांसलेशन, हिंदी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट और एक सेंसस वाला। फिर इसी में एरो दे दो ऑफिशियल लैंग्वेज में, यहीं पे 3 पॉइंट लिख दो। ऑफिशियल लैंग्वेज का फिर अलग से 3 तो है ना अंदर में उसके सब डिविजन, तो वो तीनों सब डिविजन क्या क्या है लिख लो। सेंट्रल ट्रांसलेशन ब्यूरो। आज का क्लास देख लो पूरा थ्योरेटिकल है, मतलब कुछ ऐसा सच है नहीं इसमें, बट क्वेश्चन आएगा इससे, हाँ 5 मार्क्स का शॉर्ट शॉर्ट क्वेश्चन आएगा। बोला तो 5 मार्क्स मिनिमम आएगा, 10 मार्क्स का भी आ सकता है। हाँ 2 क्वेश्चन आएगा ज्यादा से ज्यादा, और क्या। बट ये डायरेक्ट लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, इसमें मतलब कोई केस स्टडी नहीं आएगा घुमा फिरा के, डायरेक्ट आएगा, राइट अ शॉर्ट नोट। डायरेक्टरेट ऑफ क्या बोला था, सेंसस ऑपरेशंस। और आज ही घर जाके लर्न करना, नेक्स्ट क्लास पूछेंगे हम, हाँ लिख लो जल्दी से। डन।
हम लोग डिस्कस करेंगे. आई नो व्हाई आर यू आस्किंग, विल डिस्कस इट लेटर ऑन, डोंट वरी. ओके हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं. कल तो आओ पहले तुम भाई. अभी होगा, आ जाएगा. चलो करो जल्दी. बोलो लॉ एंड जस्टिस क्या करेगा? लीगल अफेयर्स को मैनेज करेगा. ठीक है, लिख लो. स्टॉप टॉकिंग. देखो ये क्या करेगा, लीगल अफेयर्स को मैनेज करेगा. देख रहे हो क्या? मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज अ कैबिनेट मिनिस्ट्री. कैबिनेट मिनिस्ट्री, ठीक है. इट डील्स विथ व्हाट? लीगल अफेयर. और क्या चीज से डील करेगा? एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस थ्रू डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस. एक मैनेजमेंट ऑफ लीगल अफेयर और दूसरा क्या बोला? एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस. इसके अंदर डिपार्टमेंट क्या? डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर, लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट और क्या? डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस. क्लियर है? बाद में लिख लेंगे. एक बार यहां देख लो, एक बार पूरा पढ़ा दे रहे हैं, सुन लो. यहाँ पे स्टॉप टॉकिंग. सेबी, आपको पता है हु इज अ वॉचडॉग ऑफ स्टॉक एक्सचेंज? सिक्योरिटीज मार्केट को कौन संभालता है? सेबी. बीएससी, एनएससी, सीएससी, सुना है सबका नाम? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज. तो इंश्योर करना ट्रांसपेरेंसी हो रहा है कि नहीं, ब्रोकर अपना काम सही ढंग से कर रहा है कि नहीं, जो कंपनी शेयर इशू कर रहे हैं वो अपना काम सही ढंग से कर रहे हैं कि नहीं, और जो इन्वेस्टर इन्वेस्ट कर रहे हैं. यानी सेबी 3 जन के इंटरेस्ट को देखता है. किसको किसको? एक तो इशूअर ऑफ सिक्योरिटी, दैट इज अ कंपनी, इन्वेस्टर जो इन्वेस्ट कर रहे हैं, और तीसरा ब्रोकर द इंटरमीडियरी, जो इशूअर कंपनी के बीच में और इन्वेस्टर के बीच में एज एन इंटरमीडियरी एक्ट करते हैं. तीनों के इंटरेस्ट को सेफगार्ड करता है. अगर सेबी, आपको पता है सेबी का एलओडीआर रेगुलेशन है, लिस्टिंग ऑब्लिगेशन एंड डिस्क्लोजर रेगुलेशन रिक्वायरमेंट, आईसीडीआर रेगुलेशन है. तो ये सब रेगुलेशन अगर नहीं लाएगा तो कोई भी कंपनी आ जाएगा शेयर इशू करने के लिए. फ्रॉडलेंट कंपनी कैन ऑल्सो कम. सो इन दैट केस इन्वेस्टर, जो मासूम इन्वेस्टर है, उनका पैसा तो डूबेगा. तो इसीलिए लिस्टिंग करवाने के लिए, अगर आपको अपना आईपीओ वगैरह लाना हो, लिस्टिंग करवाना है स्टॉक एक्सचेंज में, आरएससी में, आरएससी मतलब क्या? रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, तो उसके लिए आपको सेबी का अप्रूवल लेना पड़ेगा, और सेबी का अप्रूवल इजीली नहीं मिलता. तो सेबी क्या कर रहा है? रेगुलेट कर रहा है ना कंपनीज लोग को. क्लियर? आपको पता है कितने लोग इनसाइडर ट्रेडिंग करते हैं? मतलब इनसाइड इंफॉर्मेशन ऑफ द कंपनी यूज करके शेयर्स को खरीदते हैं. दे ट्राई टू मैनिपुलेट द प्राइसेस ऑफ द शेयर. दैट इज अगेन अ पनिशेबल ऑफेंस. तो उसके लिए जो लॉ है वो कौन बना रहा है? सेबी. पनिशमेंट वगैरह भी कौन देगा? सेबी. समझ में आ रहा है? तो सेबी किसको प्रोटेक्ट कर रहा है? इन्वेस्टर लोग को. कंपनीज को भी प्रोटेक्ट कर रहा है अगर इन्वेस्टर इनसाइडर ट्रेडिंग वगैरह करेंगे. तो आपको पता है सेबी 1988 में जो है आ चुका था, लेकिन स्टैट्यूटरी पावर इसको मिला 1992 आफ्टर द स्कैम ऑफ हर्षद मेहता एंड केतन पारेख. उस समय कोई लॉ नहीं था जो उसको गुनहगार ठहरा सके. समझ में आ रहा है? Therefore, Government of India realized कि there was a dire need of a regulatory body who is going to regulate the stock market, and therefore SEBI was given statutory power in the year 1992. तो देखो, although SEBI was established as a body in 1988, but as an act कब पास हुआ? 1992. किसको रेगुलेट करता है बताओ? सिक्योरिटी मार्केट यानी शेयर मार्केट एंड कमोडिटी मार्केट को. क्लियर है? एंड इट इज गवर्न अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस. कौन इसको गवर्न कर रहा है बताओ? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस. डन. मनी मार्केट को कौन रेगुलेट करता है? कैपिटल मार्केट को सेबी. मनी मार्केट को कौन रेगुलेट करता है? आरबीआई. जितने भी कमर्शियल बैंक्स है उनको कौन रेगुलेट करता है? आरबीआई. आरबीआई सेंट्रल बैंक हो गया. आपको पता है इसका फंक्शन क्या है? इशू ऑफ न्यू करेंसी नोट. और इसको भी कौन सा मिनिस्ट्री गवर्न कर रहा है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस. इट इज ऑल्सो ओन्ड एंड कंट्रोल बाय द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस. यानी सेबी को भी एमओएफ रेगुलेट कर रहा है, आरबीआई को भी एमओएफ रेगुलेट कर रहा है. ठीक है? फिर आपको लर्न करना पड़ेगा, आरबीआई इशू ऑफ करेंसी नोट्स करता है. नोट छापने का मशीन किसके पास है? आरबीआई. क्या कोई कमर्शियल बैंक नोट छाप सकता है? खाली वो किसका फंक्शन है? आरबीआई. ठीक है? आपको पता है कॉइन्स जो है, इशू करेंसी कॉइन्स वगैरह भी ये बनाता है. कोलकाता में है ना, कोलकाता में भी तुम्हारा करेंसी कॉइन्स होता है. बट नोट जो है ना वो खाली 2 ही जगह है. नोट कहाँ पे? एक नासिक में है, देखो यहाँ लिखा होगा, ये रहा, एक नासिक में है, और एक कहाँ पे है? देवस. वेस्टर्न इंडिया, सेंट्रल इंडिया, जहाँ पे आरबीआई क्या करता है? नोट वगैरह छापता है. और नोट छापने के लिए अलग से इसका एक डिवीजन है जिसका नाम है भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण. ठीक है? याद रहेगा, इट्स अ स्पेशलाइज्ड डिवीजन. क्या चीज के लिए? नोट छापने के लिए. हाँ. और फिर उसके बाद इंटरबैंक सेटलमेंट होता है ना कमर्शियल बैंक का, तो वो भी तो आरबीआई रेगुलेट करता है. तो आरबीआई का अलग से एक नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन डिवीजन भी है जो सेटलमेंट वगैरह देखता है. और इसके अलावा डिपॉजिट इंश्योरेंस गारंटी. व्हाट इज दिस डिपॉजिट इंश्योरेंस गारंटी स्कीम? जैसे एज एन डिपॉजिटर आपने सेविंग्स अकाउंट खुलवाया,
तो उसके अगेंस्ट इंश्योरेंस कौन दे रखा है आपको? आरबीआई। पता है कि नहीं? पर डिपॉजिटर 2 लाख रुपए का इंश्योरेंस कवरेज है। अगर आपका रुपया डूबेगा, कोई भी बैंक डुबाएगा, तो आरबीआई आपको क्या देगा? इंडेमनीफाई करेगा। तो डिपॉजिटर के अगेंस्ट इंश्योरेंस कितना है? 2 लाख रुपया पर डिपॉजिटर। तो ये सब कौन देख रहा है? आरबीआई का कौन सा विंग? अलग से डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन। तो यहाँ पे आरबीआई का फंक्शन हो गया। आरबीआई नोट इशू करता है, तो आरबीआई का जो नोट इशू का काम है वो कौन संभाल रहा है? भारतीय रिजर्व नोट मुद्रण। ठीक है, फिर उसके बाद क्या बोला? आरबीआई और क्या कर रहा है? इंटर बैंक सेटलमेंट वगैरह कर रहा है। जैसे मान लो मैंने एचडीएफसी का चेक तुमको इशू किया, तुम आईसीआईसीआई बैंक में अकाउंट है, तुम वहां जाके जमा कर दिए, तो आईसीआईसीआई क्या करता है? कंफर्म करता है ना एचडीएफसी से। तो आपस में जो इंटर सेटलमेंट मैकेनिज्म है, ये भी कौन देख रहा है? क्लियरिंग, तुमने सुना होगा क्लियरिंग ऑफ द चेक सेटलमेंट सिस्टम, ये सब कौन कर रहा है? आरबीआई तो कर रहा है। तो वही चीज लिखा है। और तीसरा क्या बोला? क्रेडिट गारंटी स्कीम, ये भी कौन देख रहा है? आरबीआई। ये गारंटी कर रहा है ना क्रेडिट फैसिलिटी वगैरह जो तुम बैंक्स वगैरह के संग डिपॉजिट कर रहे हो। ठीक है, तो आरबीआई इज ऑल्सो डन। जो किसके अंदर काम कर रहा है? एमओएफ। सेबी भी किसके अंदर काम कर रहा है? एमओएफ। सेबी कैपिटल मार्केट देख रहा है, आरबीआई मनी मार्केट को देख रहा है, कमर्शियल बैंक को रेगुलेट कर रहा है। ठीक है, इसके अलावा एक आईबीबीआई है। व्हाट इज आईबीबीआई? इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, इट इज अंडर द एमसीए, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर, क्योंकि कंपनी को तो देख रहा है। पहले क्या होता था ना, कोई भी कंपनी इंसॉल्वेंट या लिक्विडेशन हो रहा है तो उसका प्रोसेस वाज वेरी लेंथी, बट अभी टू स्पीडन अप द प्रोसेस ऑफ क्या? लिक्विडेशन एंड डिसोल्यूशन ऑफ अ कंपनी या पार्टनरशिप फर्म या इंडिविजुअल का इंसॉल्वेंसी, तो उसके लिए आईबीबीआई कोड बनाए, आईबीसी कोड बनाए, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड ऑफ इंडिया। और उसके अंदर जो बॉडी है उसको क्या बोलते हैं? इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया। इन लोग करता क्या है? दे कंसिस्ट ऑफ द आईपी प्रोफेशनल, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल, जो क्या करते हैं? कंपनी को वाइंडिंग अप करवाते हैं। अब जैसे मान लो इसका कंपनी फुक्कर डिक्लेयर हो गया, अब इसके तो इतने सारे क्रिएटर्स है, तो किसी को भी मन उठाकर पैसा दे देगी क्या? तो अब इसका लिक्विडेशन कौन करवाएगा? आईपी प्रोफेशनल एज पर द आईबीसी कोड। अब उन लोग सबसे पहले सिक्योर्ड क्रेडिटर को पेमेंट देगा, लेबर का वेजेस देगा, फिर अनसिक्योर्ड क्रेडिटर होगा, तो किस ऑर्डर में पेमेंट वगैरह होगा, इंसॉल्वेंसी कैसे होगा, कैसे रियलाइज करवाएंगे, अगर असेट है तो असेट को बेच करके पैसा चुकाया जाएगा। तो ये सारे प्रोसेस को कौन एक्सपीडिएट कर रहा है? आईबीबीआई। समझ में आया? तो कंपनी का इंसॉल्वेंसी हो, चाहे पार्टनरशिप फर्म का हो, चाहे एलएलपी का हो, तुम्हारा एज एन इंडिविजुअल तुम फुक्कड़ हो जाओ, तो ये चारों केसेस को डील करने के लिए क्या बनाया गया बताओ? आईबीबीआई। तो किसको डील करता है बताओ? 2016 में स्टैब्लिश हुआ, मैंने बोला था। इट कवर्स क्या? इंडिविजुअल, कंपनीज, एलएलपी एंड पार्टनरशिप। इट विल स्पीडन अप द क्या? रेजोल्यूशन प्रोसेस फॉर स्ट्रेस्ड असेट्स इन द कंट्री। स्ट्रेस्ड असेट मतलब क्या? तुम्हारा असेट है, जंग वंग लग गया है, तुमको कंपनी बंद करना है, असेट बिक नहीं रहा है, तो तुम्हारा असेट बिकवाने में इन लोग हेल्प करेगा ना, सो दैट योर डिसोल्यूशन प्रोसेस बिकम्स क्या? स्पीडन अप। तुम फुक्कड़ हो गए हो, इंसॉल्वेंट हो गए हो, डिक्लेयर लिक्विडेशन, तुमने लिक्विडेशन डिक्लेयर कर दिया अपने कंपनी का, लिक्विडेशन, यू अंडरस्टैंड? तुम्हारा कंपनी बंद हो रहा है, तुम असेट को अब क्या करोगे? बेचोगे ना, तो ये बिक नहीं रहा, स्ट्रेस्ड असेट हो चुका है, क्योंकि लोग क्यों ही खरीदेंगे? बोलेंगे कंपनी डूब गई, असेट भी डूबा ही होगा। तो इनको बिकवाने में कौन मदद करवा रहा है? आईपीस, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल, जिनको एस्टैब्लिश किसमें किया है? आईबीबीआई के बोर्ड ने। और आईबीआई किस एक्ट के अंडर बना है? आईबीसी, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड ऑफ इंडिया 2016। याद रहेगा? अब सुनना, इनका जितना भी मैटर्स है ना, यहाँ पे कौन सा कोर्ट इन्वॉल्व होगा? ट्राइब्यूनल्स लाइक एनसीएलटी। यहाँ पे सिविल कोर्ट नहीं आएगा, यहाँ पे कंपनी लॉ, कंपनी अफेयर्स के लिए आपको पता है अलग से एक लॉ कोर्ट है, एनसीएलटी बोला था। एनक्लैट तो उसका हायर अथॉरिटी, अपील के लिए। नॉर्मली अगर कोई भी अग्रीव्ड होता है, कहाँ जाता है? एनसीएलटी। तो कॉर्पोरेट अफेयर्स का मैटर है, तो यहाँ पे जो गवर्निंग ट्राइब्यूनल यानी कोर्ट है, उसका नाम क्या है? एनसीएलटी, नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल। एंड और एक क्या है? डेट रिकवरी ट्राइब्यूनल, जो डेट वगैरह रिकवर करवाएगा। क्लियर है? एक पेज है, लास्ट टॉपिक फॉर द डे, जुडिशियल सिस्टम। ये एग्जीक्यूटिव हो गया। अच्छा, ये जितना भी है ना, मैं आपको नोट्स दे दूंगी, जितना भी बचा है, लिखने का दरकार नहीं है। आई विल बी गिविंग यू द नोट्स, कॉपी कर लेना, टेलीग्राम में शेयर कर देंगे। यहां तक तो आप लोगों ने लिख ही लिया है, यहां से बाकी है ना, इसका हम नोट्स दे देंगे टेलीग्राम में, आप वहां से लिख लेना। अभी हम लोग जुडिशरी सिस्टम का बात कर रहे हैं, वेरी इजी। जुडिशरी सिस्टम मतलब जस्टिस कौन देगा? कोर्ट के पास जाते हो, कोर्ट पता है तुमको 3 टाइप का है। सबसे हाईएस्ट कोर्ट कौन है? हाईएस्ट अथॉरिटी कौन है? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। उसके नीचे कौन है? वेरी गुड, हाई कोर्ट। उसके नीचे कौन है? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। क्या बोलते बताओ? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। ठीक है, और उसके संग बोल सकते हो मेट्रोपॉलिटन कोर्ट्स। क्या बोलते बताओ? मेट्रोपॉलिटन कोर्ट्स। अच्छा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाँ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी होता है और सेशन कोर्ट भी होता है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बोलो या फिर क्या बोलो? सेशन कोर्ट। तो मैम सुप्रीम कोर्ट क्या है? सुप्रीम कोर्ट एकदम हाईएस्ट एपेक्स अथॉरिटी है। सुप्रीम कोर्ट का जो भी डिसीजन है, क्या हाई कोर्ट के ऊपर बाइंडिंग होगा? क्या हाई कोर्ट कॉन्ट्राडिक्ट कर सकता है सुप्रीम कोर्ट को?
इनफैक्ट इवन यू एज एन इंडिविजुअल, कैन यू फाइल एन अपील टू सुप्रीम कोर्ट? यस, यू कैन डू इट फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ योर फंडामेंटल राइट. कोई भी एक इंडियन सिटीजन अपना फंडामेंटल राइट्स अगर डिप्राइव हो रहा है, यू नो व्हाट इज फंडामेंटल राइट? राइट टू इक्वालिटी, ये सब है ना, राइट टू फ्रीडम. अब जैसे मान लो तुम्हारी फ्रीडम को रेस्ट्रेन किया जा रहा है, तुमको बोलने नहीं दिया जा रहा है, समझ में आ रहा है, तुम सीधा जाकर अपने राइट के लिए कहां जाओगे, हक के लिए कहां जाओगे? सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हो बाय फाइलिंग अ रिट पिटीशन. यू अंडरस्टैंडिंग? अंडर आर्टिकल 32. ये कहां पे लिखा है? आर्टिकल 32 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. रिट पिटीशन का नाम सुना है? बचपन में पढ़ा होगा, याद नहीं होगा. हेबियस कॉर्पस, हैव द बॉडी, मैंडमस, याद आ रहा है? क्वो वारंटो, सेटियोरी, सिटियोरी, याद आ रहे हैं सब? तो ये सभी तो रिट पिटीशन है जो तुम सुप्रीम कोर्ट में फाइल कर सकते हो अंडर आर्टिकल 32. तुम हाई कोर्ट में भी रिट पिटीशन लेकर जा सकते हो. यू अंडरस्टैंडिंग? तो सुप्रीम कोर्ट क्या है मेरे को बताओ? इट इज द एपेक्स बॉडी. क्लियर? और सुप्रीम कोर्ट कब बना? जब फेडरल कोर्ट हट गया. तो पक्का ही कब बना बताओ? 1950. क्लियर है? अब चीफ जस्टिस मैंने तुमको बोला, सुप्रीम कोर्ट में आपको पता है पहले 7 मेंबर्स हुआ करते थे, बट अभी क्योंकि इतना सारा केसेस बढ़ गया है ना, तो अब यहाँ 7 मेंबर नहीं बल्कि 34 मेंबर है. सुप्रीम कोर्ट में कितने मेंबर्स है बताओ? 34 मेंबर्स, इंक्लूडिंग द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया. पूरा जो जुडिशरी प्रोसीडिंग्स है वो एक इंसान के हाथ में. किसके हाथ में बताओ? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया. हु इज द प्रेजेंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? पता होना चाहिए आपको. बोलो, जल्दी बोलो. वेरी गुड, चंद्रचूड़, ठीक बोला. चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया देखो कौन है? डीवाई, डीवाई, डीवाई चंद्रचूड़. देखो डीवाई चंद्रचूड़ ये है. क्या हंस क्यों रहे हैं नाम सुन के? ये रहे. हाँ, एक एक्टर भी था ना चंद्रचूड़, चंद्रचूड़, ठीक है. सुनो, www.ecourt.gov.in में जाओगे ना, तुमको दिखा देगा कितना हाई कोर्ट है. 25 हाई कोर्ट्स आर देयर. सुप्रीम कोर्ट तो एक ही होगा. कितना डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, फिर उसके बाद कितने केसेस पेंडिंग है. जस्ट इमेजिन हाई कोर्ट में कितने केसेस पेंडिंग है. देखो 6.1 मिलियन. देख रहे हो कितना केसेस डिस्पोज ऑफ कर चुका है. आज कितना लिस्ट हुआ है आज अभी तक? अभी में इतना हो गया. अरे एक दिन भी कहां हुआ अभी, तुम रात तक देखो लिस्ट बढ़ जाएगा. सलट गया. 48.25 thousand cases has been registered in a single day. Not even a single day. डिस्ट्रिक्ट कोर्ट देख रहे हो क्या ये सब? अब आपको कोई भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बारे में देखना है, ठीक है, तो आप यहाँ क्लिक करके देख सकते हो. डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स ऑफ इंडिया के बारे में जाना, आप क्लिक करके देख सकते हो. तो www.ecourt.gov.in में जाओगे, आपको सब कुछ वहां पे डिटेल्स में दिखाई दे देगा. कितने हाई कोर्ट है, कितने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, तुम्हारे एरिया में कौन सा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कवर होता है. जैसे अगर मैं यहाँ वेस्ट बंगाल का बात करूं तो आपने सुना होगा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का नाम, जिसको मेट्रोपॉलिटन कोर्ट भी बोलते हैं, बंशाल कोर्ट. नहीं सुना? बंशाल कोर्ट नहीं सुना? अच्छा, मेट्रोपॉलिटन कोर्ट पता है तुमको कहां पे होता है? जहां नहीं, हर में नहीं, जहां पे पॉपुलेशन 10 लाख से ज्यादा. वो ऑफ कोर्स कोलकाता में तो होगा ही. हाँ, 10 लाख से ज्यादा पॉपुलेशन, ये तुमको लिख कर आना होगा, तुम ऐसे नहीं लिख सकते. प्लेस वेयर मोर देन 10 लाख पॉपुलेशन इज देयर. मेट्रोपॉलिटन में होगा, लेकिन कहीं और भी तो हो सकता है जहां पॉपुलेशन 10 लाख से ज्यादा है. समझो बात को. जनरली स्पीकिंग वही होगा, बट इसको में तुमको लिख कर आना पड़ेगा 10 लाख से ज्यादा पॉपुलेशन, नहीं तो मार्क्स नहीं मिलेगा. दैट्स इट. समझ में आया? सुनो, अभी सबसे हाईएस्ट अथॉरिटी तुमको पता है कौन है बताओ? सुप्रीम कोर्ट. सुप्रीम कोर्ट में एज ऑफ नाउ कितने मेंबर है? 34, जिसमें चीफ जस्टिस भी इंक्लूडेड है. ठीक है. अच्छा, अगर एज एन इंडिविजुअल आपको सुप्रीम कोर्ट में जाकर रिट पिटीशन फाइल करना, आप कर सकते हो क्या? बोलो जल्दी. यस, कर सकते हो ना, अंडर आर्टिकल 32. ठीक है. अब हाई कोर्ट में क्या बोल रहा है? हाई कोर्ट किसका जुरिस्डिक्शन देख रहा है? स्टेट वाइज ना. सुनना,
देयर मस्ट बी हाई कोर्ट इन ईच स्टेट, बट 5 ऐसे हैं स्टेट जो सेम हाई कोर्ट को शेयर करते हैं. डू यू नो देम? स्टेट पंजाब, हरियाणा, दे आर शेयरिंग द सेम. देखो इन लोग भी करते हैं. पंजाब हरियाणा मैंने बोला, और कौन करता है बताओ? असम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम. ठीक है, सो दे आर हैविंग द सेम हाई कोर्ट. क्लियर है? और कितने हाई कोर्ट है बताओ अभी? अरे बोलो कितने हाई कोर्ट है? 25. अब सुनो मैंने क्या बोला था, 25 हाई कोर्ट है तो 1 फॉर ईच स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी. याद है मैंने बोला था अगर आपको अपने फंडामेंटल राइट्स का एनफोर्समेंट करवाना है आप रिट पिटीशन लेकर हाई कोर्ट में भी जा सकते हो, बट अंडर आर्टिकल 226. सुप्रीम कोर्ट में क्या आर्टिकल नंबर 32 और हाई कोर्ट में आर्टिकल नंबर क्या है? 226. याद रहेगा? बोलो. सुनना, ओल्डेस्ट हाई कोर्ट इन इंडिया आपको पता होना चाहिए क्या है? कैलकाटा हाई कोर्ट. ठीक है, 1862 में स्टैब्लिश हुआ था, द ओल्डेस्ट हाई कोर्ट. अच्छा, अब इसके नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आ जाए. डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अब दो चीज याद रखना, एक मैंने बोला था डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और एक सेशन कोर्ट बोला था. तो जो सेशन कोर्ट होता है ना, लोग क्रिमिनल मैटर से डील करता है, मर्डर वगैरह हुआ. और जो सिविल मैटर है वो कौन डील करता है? डिस्ट्रिक्ट जज. जो डिस्ट्रिक्ट जज है वो लॉ, सिविल लॉ को देखता है, सिविल मैटर को. और जो सेशन जज होते हैं वो किसको देखते हैं? क्रिमिनल मैटर्स को. याद रहेगा? अच्छा, अब एक चीज और बोला, जो सिविल जज यहाँ पे होता है ना, वो 2 करोड़ रुपए से ज्यादा का मैटर नहीं देखेगा, ज्यादा का केस नहीं देखेगा. तो जो सिविल जज है, he can execute, he can try the suits valuing not more than 2 crore rupees. याद रहेगा आपको? अब सुनना, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कैसे होता है? टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन के ऊपर, जो एरिया अलॉट किया गया है. ठीक है. मेट्रोपॉलिटन कोर्ट्स में क्या बोला था बताओ? वेयर पॉपुलेशन इज 10 लाख और मोर, वहां पे क्या एस्टैब्लिश होगा? मेट्रोपॉलिटन कोर्ट्स. ठीक है. एंड चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट हैज अ पावर ऑफ चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट. ठीक है, हो गया, दैट्स इट, चैप्टर इज ओवर. सुनो, अब इसका नोट्स मैं शेयर कर दूंगी, आप देख लेना. 4 क्वेश्चन है, एक बार देखो यहाँ पे, ये भी मैं सॉल्व करके रखी हूं आपकी लाइव, विल शेयर यू. जस्ट लुक एट द क्वेश्चन. एग्जाम में डायरेक्टली यही क्वेश्चन आएगा. वेरियस टाइप ऑफ लॉज बताओ. आपको लिखवाया मैंने पूरा कॉपी में, क्या लिख करोगे? सिविल लॉ, क्रिमिनल लॉ, कॉमन लॉ, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस. लिख लोगे सिविल लॉ, कॉमन लॉ, क्रिमिनल लॉ, और पूरा डिटेल में लिखना है. हाँ, और प्रिंसिपल ऑफ क्या? नेचुरल जस्टिस. प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस 3 लैटिन मैक्सिम पे बेस्ड है. एक बार बोल दो ना प्लीज, जस्ट नेचुरल. फिर उसके बाद नेमो, पूरा बोलो, नेमो, खाली सुआ सुनाई दे रहा है. नेमो जुडेक्स इन कॉजा सुआ, और एक ऑडी ऑल्ट्रम पटम. बोलो क्या? ऑडी ऑल्ट्रम पटम. अच्छा, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के ऊपर शॉर्ट नोट लिखने बोला है. सिग्निफिकेंस, तो वर्कलोड वगैरह रिड्यूस कर रहा है. देखो वही सब लिखा है. सुप्रीम कोर्ट के अंदर पहले 7 मेंबर था, अभी 34 हो गया है. रिट पिटीशन फाइल कर सकते हो. सुप्रीम कोर्ट में अंडर आर्टिकल 32 फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ योर फंडामेंटल राइट. इट इज एन एपेक्स बॉडी, और इसका जो भी डिसीजन है बाइंडिंग रहेगा. पढ़ा है ना हम लोगों ने. हाई कोर्ट एट प्रेजेंट कितना है? 25 नंबर है. लिख लोगे क्या? एंड फिर उसके बाद 6 स्टेट शेयर अ सिंगल हाई कोर्ट, बताया था ना. और अगर तुमको अपने फंडामेंटल राइट के एनफोर्समेंट के लिए हाई कोर्ट के पास अपील करना है तो रिट पिटीशन अंडर आर्टिकल नंबर कितना है? 226. अब बोल रहे देखो डायरेक्ट क्वेश्चन, मैंने बोला था ना ऐसे आएगा. राइट अ शॉर्ट नोट ऑन एमसीए. लिखे हो कि नहीं कॉपी में? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, कंपनीज एक्ट 1956, एलएलपी एक्ट, और क्या बोला था? आईबीसी, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड ऑफ इंडिया. होम अफेयर्स का मिनिस्ट्री लिख लोगे. इसके अंदर भी कितने सारे डिपार्टमेंट थे? मिनिस्ट्री ऑफ अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ होम, मिनिस्ट्री ऑफ बॉर्डर मैनेजमेंट, अरे बोलो, ऑफिशियल लैंग्वेजेस, इंटरनल सिक्योरिटी था ना, अमित शाह, गृह मंत्रालय. लिख लोगे सब. तो ये शॉर्ट नोट कॉपी में लिखवा चुके ऑलरेडी मैंने आपको. अच्छा, एमसीए का जो मिनिस्ट्री है इसको कौन रन करता है? सिविल सर्वेंट, यूपीएससी कोर्स वगैरह जो क्लियर करके आते हैं. तो ये सब लिख दोगे कि नहीं? अच्छे से बता दो. नेक्स्ट, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इंडियन जुडिशियल सिस्टम और इसका फंक्शन? यही तो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट. तो इन लोग क्या कर रहे हैं? डिस्प्यूट को सॉल्व कर रहे हैं. डिस्प्यूट रेजोल्यूशन चेक कर रहे हैं, जितने भी एक्ट्स है उसको प्रॉपर्ली इंटरप्रेट किया जा रहा है कि नहीं. और क्या इंश्योर कर रहे हैं? सारे सिटीजन्स में क्या प्रमोट हो सके? फेयरनेस एंड जस्टिस. टू प्रमोट क्या? फेयरनेस एंड जस्टिस अमंग द सिटीजन्स ऑफ द लैंड. तो डिस्प्यूट को रिजोल्व करना, रेगुलेट करना एक्ट को, एंड प्रमोशन ऑफ क्या? फेयरनेस एंड जस्टिस. क्लियर है? और इसके अंदर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट. लिख लोगे सब. तो नोट्स पूरा हैंड रिटन along with this particular PDF I am going to share you. ठीक है?
चलो आज के लिए यहीं तक रखते हैं। एक बहुत बड़ा लेंदी चैप्टर आज हमने खत्म किया है। इसका टेस्ट है, अच्छा ये सैटरडे संडे तुम लोग बोल रहे हैं ना, ठीक है, इसका टेस्ट मंडे होगा, प्लीज पढ़ के आना। थैंक यू ऑल ऑफ यू, बाय।